डायरेक्टर से मेरे को एक दिन ऐसे ही कुछ काम चल रहा था, लड़ाई हो पड़ी। अब मैं भी पहाड़ी आदमी हूँ, हुड आदमी हूँ, लड़ने मरने को तैयार, और मैं भी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है एंड लकली मैंने अच्छे स्कूल से भी स्कूलिंग हुई है, तो मैं डरता हरता किसी से नहीं हूँ। एक कोई डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी डायरेक्टर था, उससे मेरी एक दिन हो गई। मेरे को कुछ लाइटिंग सिखाने लगा वो। देखिए क्या होता है, मैंने कहा नहीं, डायरेक्टर और कैमरा मैन एक बड़े क्लोजली हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। तो डायरेक्टर है तो मुझे सीन समझा, मेरा काम है मैं सोलर लगाऊंगा, मैं मल्टी लगाऊंगा, ये मैं तेरे को जो चाहिए मैं वो इफेक्ट दूंगा। अब तू मेरे इफेक्ट में घुसेगा और मुझसे कहेगा नहीं यहाँ पे एक चमाई लगा दे, यहाँ ये कर दे, फिर हम लड़ मरेंगे। तो एक दिन मेरी एक डायरेक्टर से ऐसे ही लड़ाई हो पड़ी। अब मैं भी दबंग आदमी, मैंने कहा बेटा एक बात सुन, तू साले इन पिजन होल्स में पैदा हुआ है, तूने कभी खुला स्काई देखा, ब्लू स्काई देखी है तूने? साल 24 घंटे मिस्ट और फॉग रहता है यहाँ, तूने कभी मून लाइट देखी है? तूने साले कभी ठंड महसूस करी है जब धूप इधर से इधर शिफ्ट होती है और हम भाग के वहाँ जाते हैं धूप सेकने? मैंने कहा साले तू मुझे सिनेमा सिखाएगा, तू मुझे लाइटिंग सिखाएगा? मैंने कहा मेरे को तो ऊपर वाले ने लाइट भेजा है यहाँ सिखाने के लिए, सिखा के मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तो अपना काम कर, मैं अपना काम। क्योंकि हमारा जो बेस्ट ऑफ द हमारा जो मास है वो तो IAS IIT और उसी में फंस जा रहा है। जिस दिन वो मास फिल्म में जाएगा उस दिन बताओ मेरे को ये पहाड़ी कितना रायता फैला देंगे वहाँ। वो तो अभी जा ही नहीं रही हैं लोग, इनके दिमाग में नहीं घुस रही ना ये बात। तो ये घुसाने के लिए ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का हम वो बनाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे और 10,000 करोड़ हम इनको सब्सिडी देंगे, उनके दिमाग में जिस दिन तक ये बात नहीं घुसेगी कि भैया एक 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, जो इतने स्कूल चल रहे हैं, इतने डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, कहीं एक छोटा सा कोर्स कराएं, लोगों को अवेयर कराएं, एक आध फिल्म फेस्टिवल कराएं ट्रेन में, तब धारचूला तक का ही केवल गाड़ी जाती थी या मुंशियारी तक ही गाड़ी जाती थी, उसके बाद सब कुछ आपको पैदल चलना पड़ता था। अब वो जाएंगे कैसे आप? हमने कहा यार चलो इक्विपमेंट ले आए, वो ले आए, हमने खच्चरों में इक्विपमेंट रखा। वो कैमरा वाला बितक गया, उसने कहा सर ये मेरा तो लेंस का बिल्कुल ही वो चेंज हो जाएगा, मैं नहीं रख सकता हूँ भाई, मैं नहीं दूंगा खच्चर में रखने को। वो ट्राइपॉड खच्चर के रखा तो खच्चर साले के यहाँ चुपता था जाने क्या, वो बितक जाता था अलग। वो हमारा ट्राइपॉड ले जाने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि वो उसके चुपता उपता होगा ना कहीं। अब क्या करो, अब फिर वो पोर्टर हायर करने पड़ते थे जो कंधे में रख के ले जाएंगे वो सामान को। अब आपको 10 दिन पैदल चलना है तब जाके आप ऊपर पहुंचोगे, दिन रात, और उतना भारी इक्विपमेंट लेके जाना है, फिर आप वहाँ शूट करोगे। हमारे वहाँ रीजनल सिनेमा ने जन्म ही नहीं लिया है। हमारे वहाँ थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनते हैं, म्यूज़िक, वो भी आप देखोगे आज से 4-5 साल पहले वो नाले में वो लटक के और ऐसा कुछ करते थे, वो मुँह ऐसी करके, और 2 भाई शाम को बैठ जाते थे, वो कहते थे नहीं नहीं दाजू फिल्म बनाएंगे, ठीक है, दोनों ने एक एक पैग लगाया, 5,000 तो मिला, 10,000 ऐसे बनाते हैं। दैट इज़ नॉट व्हाट सिनेमा इज यार। कुछ एक विजुअल डाल दो, कुछ एक म्यूज़िक डाल दो, दैट इज़ नॉट सिनेमा। हैज़ गॉट एन डेप्थ यार, समझो ना, पहले पहाड़ की समझ तो पैदा करो। तुम घाघरा पिछोड़ा दिखाते हो, देखो मैंने तुमको कितना छोटा सा एक इंसिडेंट बताया। हर पहाड़ी, अब आज के दिन में तो गैस आ गई, नहीं तो हमारी आमा लोग हर जाड़ों में गुप्टवाले बनाते थे, गुप्टवाले बना के उनको पाते थे, फिर हम वो गुप्टवालों को तोड़ के वो करते थे। ठंड कितनी होती थी, बर्फ़ कितनी पड़ती थी, फिर उसी से साले गुप्टवाले लग जाते थे रात को, क्योंकि वही जली बाहर रखना भूल जाते थे, तो कोई सुबह तक बेहोश हो जाता था। वो पहाड़ है, दैट इज़ व्हाट पहाड़ इज़। पहाड़ साला कोई वो है तुम्हारा वो बिगुल बजाना या वो छोलिया करना, कोई वो पहाड़ है? आपको समझ ही नहीं है पहाड़ की, तो फिर आप वैसे ही बनाओगे ना फिल्म। अब इसमें ये बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी वही देखा यार, दो जने बैठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार दादू सही है रो, उनको ठीक ठीक छू यार, तू ले ला 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 कतो डबल चुन। उन्होंने कहा यार 100 रुपये में बाद में, 50 में ला ला। पौवा ले आते हैं, पौवा ला के सालों ने तो स्क्रिप्ट लिखी, वो सुबह शूट कर ली, वो क्या बनेगा यार, वो ऐसे ही बनेगा फिर। अब इनको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि स्क्रिप्ट लिखने में भी 2-4 साल लगेंगे, फिर उसको शूट करेंगे, फिर एक्टर्स चाहिएंगे, फिर वो एक्टर्स के साथ रिहर्सल करनी पड़ेगी, तब जाके एक फिल्म बनती है ना यार। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, हम कम से कम 50 साल तो पीछे होंगे इंडिया में ही बंगालियों से, केरलाइट से,
बंगाली अपने बच्चे को सबसे पहले म्यूज़िक सिखाना चाहता है, उसको राइटिंग सिखाना चाहता है, वहाँ भेजता है। हमारे लोग कभी म्यूज़िक, थिएटर, लाइटिंग, वो क्रिएटिव मीडियम कभी सोचते नहीं। उनको लगता है बस ये किताब पढ़ लेता, कैसे हम इसलिए किताब सब क्वेश्चन रट लेता, 100 में से 100 ले आता, 20 में से 20 ले आता, वो साले को रटा रटा के बिल्कुल वो बना दे, कबूतर जो कह रहा हूँ तोता बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये मानसिक जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या होता है कि एक लेवल तक ये आग को ला पाते हैं नीचे, उसके बाद नीचे लाएंगे तो मर जाएगा, क्योंकि वो इतना वर्ड एनिमल है। तो ये इसे एक रास्ते तक लाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं, और अपना सामान अनलोड करके फिर अपने खच्चर घोड़ों में डाल के फिर ये नीचे को आ जाते हैं। फिर ये जहाँ भी मतलब हल्द्वानी, बागेश्वर जहाँ भी गए वहाँ जाके जहाँ भी रहते हैं वहाँ रहने लगते हैं। अब मार्च अप्रैल में ये फिर ऊपर को जाते हैं, आप पागल हो जाएंगे देख के। वो साले या कहीं भी घूमते रहता होगा वो बर्फ़ में, वो साला मार्च अप्रैल में फिर आके अपने मालिक का इंतज़ार करता हुआ। वो उस इंतज़ार की कहानी है यार। पर सच है इमोशनल फिल्म कि मतलब रुला देती है यार वो फिल्म। और ये डॉग्स रात के अंधेरे में 3 बजे ये चलना शुरू करते हैं, एक भेड़ उनकी इधर से उधर नहीं हो सकती है, और उनका एक विसल की लैंग्वेज होती है, और उससे वो कुत्ते क्या गाइड करते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ वेल ट्रेन्ड डॉग्स। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी है डॉग्स का उनके वहाँ, पर तो उनको नेचर ने सिखा दिया है, और गले में पट्टा बांधते हैं। अगर ये गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट कर पाई, अवेयर कर पाई, तो डेफिनेटली ये पहाड़ी लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये बहुत अच्छा सिनेमा बनाएंगे, और हमारा सिनेमा एक अद्भुत सिनेमा होगा, एक नयापन लेके आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। देखो सबके अपने अपने एरा होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे इवॉल्व होती है। जब तुम शुरू में देखोगे, अगर हिस्ट्री में भी जाओगे तो शुरू में देखोगे वो रामचंद्र जी, ये वो वैसे रामायण, ये इस टाइप की फिल्में बनती थी। फिर तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे वहाँ वो फ्यूडल सिस्टम आया, तो फिर वो जमींदार वाला फिर वो रूल करता था, उस टाइप का सिनेमा। फिर बीच में वो डाकू हाकू का जो ज़्यादा वो होने लगा, संबल अंबल, वो फिर वो वैसा सिनेमा बनने लगा। फिर बीच में ये बंगाली घुस गए, तो वो छोटे से जो वो फैमिली ड्रामाज होते थे छोटे बजट के, उस टाइप का वो बंगाली वो वाला कल्चर चल रहा है। अब ये पंजाबी आ गए हैं, तो वो सोसेबाजी वो वैसा कल्चर ला रहे हैं। तो ये पहाड़ी भी एक कल्चर लाएंगे अपना। फिर बीच में ये अनुराग आए, तो ये क्राइम लिया, गोली कट्टा मारिए, उसको ख़त्म कर, उसको ख़त्म कर, वो बेचा इन्होंने। अब ये पहाड़ी जिस दिन घुसे तो ये एक पहाड़ का एक नया रूप लाएंगे। पर तुम समझ तो पैदा करे, पहाड़ है क्या पहले, वो गारा पिछोड़ा थोड़ी पहाड़ है को। क्योंकि ये आदमी तो हमारे सब लंग पड़ जाते थे ना, ये जो आते थे वहाँ से। अब वो भाई को हमने सब बता रखा ठहरा, मैं भी थक के बिल्कुल चूर, मैंने कहा यार कमर सीधी करता हूँ, फिर शूट करना है करके मैं यूँ करके वो ताल के किनारे में यूँ लेटा, और उसके बाद वो भाई से मैंने कहा लगा दे यार कैमरा ट्राईपॉड में। वो बेचारे ने जने कैसे लगाया, और आई कुड सी द कैमरा गोइंग डाउन, और ब्लाप से गिरा वो लेंस। मैंने कहा दौड़ के वहाँ गया, देखा भाई कैमरा चल ही नहीं रहा। अच्छा, अभी क्या स्थिति है आप देखते हो कि जैसे आप कह रहे हो कि बाबू बड़े नाराज हो गए, ऐसा हो गया, उस तरीके से? अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी भी मेरे जब मैं शादी में जाता हूँ तो लोग यही पूछते हैं, बाबू तो ऊपर चले गए, और वो क्या पूछते हैं। और जैसे आपकी जनरेशन के लोग अब पेरेंट्स बन चुके हैं, तो अरे आप अपने मैं बता रहा हूँ, मेरी बिटिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कही। मेरी बिटिया ने मेरा स्ट्रगल देखा, उसने कहा मैं जिंदगी भर फिल्म लाइन में नहीं जाऊंगी। और फेट और डेस्टिनी ऐसी होती है, वो फिल्म मेकर बन गई, और वो इंटरनेशनली फिल्म बना रही है आज के दिन में। कभी फिल्म मेकर नहीं बनना चाहती थी वो। मेरी स्ट्रगल देख के केवल कि यार ये साला तो पागल है, ये तो भूखा मर जाऊंगा, हमको मारा इसने। तो कथा है यार। पिछले कुछ समय से हम उत्तराखंड में ये देखते हैं कि इसे एक फिल्म की राजधानी के तौर पर बनाने की कोशिश, या फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की तरह इसको अवार्ड मिल चुका है।
और सरकार की जो कोशिशें होती हैं वो इस तरीके से दिखाने की होती हैं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को फिल्म बनाने के लिए एक बेहतर माहौल देने का प्रयास कर रही है। इस पूरे हिस्से को समझने के लिए आज हमारे साथ राजेश शाह जी हैं। राजेश शाह एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं। सिनेमेटोग्राफर एक टेक्निकल शब्द है, इसको हम क्या होता है और किस तरीके का फिल्म का वो हिस्सा होता है वो उनसे जानेंगे। इसके साथ ही हम इस पूरी बातचीत में समझेंगे कि आखिर ये जो पूरा माहौल बन रहा है वहाँ पर को पिछले 3 दशकों से फिल्मों से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति उसे कैसे देख रहा है। अगर मैं राजेश शाह जी की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी फिल्मों की लिस्ट है जिन पे वो काम कर चुके हैं। कैमरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में होता है किसी भी फिल्म के बनने में, और उनका पूरा काम इसी कैमरे के इर्द गिर्द है। अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट, या फिर जॉनी गद्दार, या फिर एक पुरानी फिल्म है नसीम, ये सारी फिल्में देखी होंगी तो इसमें आपको एक नाम हमेशा दिखेगा जो राजेश दा का है। राजेश दा नैनीताल के रहने वाले हैं और इनको 3 दशक हो चुके हैं फिल्मों से जुड़े हुए काम को लेकर। हम उनके अनुभव को अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जो पूरा एक माहौल या फिर कोशिश की जा रही है फिल्मों को लेकर, वो उसे किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो राजेश दा, मैं यही जानना चाहूँगा कि हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, सिनेमेटोग्राफर, ये क्या होता है, और ये अगर मैं समझना चाहूँ कि एक फिल्म के को बनाने में सिनेमेटोग्राफर की भूमिका क्या होती है। सर, एक सिनेमेटोग्राफर एक बेसिकली एक कैमरामैन है। आप कभी भी कोई भी फिल्म बनाएं या कुछ भी आप करें तो आपको एक टेक्निकल टूल की ज़रूरत होती है जिसे कैमरा कहते हैं। अब कैमरा आजकल इतना एडवांस स्टेजेस में आ गया है, वो आ गया है, तो हमें लगता है कि सब कुछ ऑटो में डाल देंगे और फ़ोटो खिंच जाएगी। ठीक है, आप एक एवरेज फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक ठाक फ़ोटो दिखाई देगी, परंतु उस एवरेज काम से ऊपर का जब काम करना होता है तो जो आदमी उसके पीछे खड़ा होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उसका एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है कि उसने कैसे, केवल उसका कैमरा में केवल किसी आदमी को सुंदर बनाना ही उसका काम नहीं होता है। कोई सीन है उसको खींच के बहुत खूबसूरत लगे या कोई वही उसका काम नहीं होता। फिल्म में आपने देखा होगा कभी कभी सिनेमेटोग्राफर का मेन काम होता है कि एक सीन है, एक प्लॉट है, उसको कैसे वो कम्युनिकेट करता है। कभी हमको एक सीन को खूबसूरत बनाना होता है तो कभी उसको ख़राब भी बनाना होता है। तो वो आपकी एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है सिनेमा को लेके कि आप कैसा वो सीन बनाना है। इसको मैं अब मैं उसको एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वही समझना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो सिनेमेटोग्राफर मतलब जो गाना ही बनाता है और वो ऐसा कुछ करता है वो समझते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक सीन है, देखिए एक रिलेशनशिप होता है एक डायरेक्टर और कैमरामैन का। इट इज़ लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। एक डायरेक्टर और एक डायरेक्टर जो है एक चीज़ को विजुलाइज करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, एक सीन होता है, उसको विजुलाइज करता है। कैमरामैन को उसका जो विजुअल उसके दिमाग में चल रहा है उससे एक साक्षात रूप स्क्रीन में देना होता है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एक सीन है, डायरेक्टर के दिमाग में सीन आया, उसने कहा यार एक झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पे एक बहुत गरीबी की हालत में एक कपल रहता है, उसके एक आध बच्चे भी हैं। वो आदमी रात को शराब वराब पी के आता है और रोज़ मारधाड़ होती ही होती है। तो इसको सीन सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि एक डिंजी सा माहौल होगा, एक वो होगा। तो एक आर्ट डायरेक्शन और एक कैमरा, आर्ट डायरेक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसको अब इस एरिया को मैं बहुत ब्राइटली लिट अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एक उनकी गरीबी दिखानी है, उनकी मानसिक स्थिति दिखानी है, वो लड़ाई झगड़े दिखाने उस घर में। तो मैं उसको बड़े डिमली और बड़े उससे लिटअप करता हूँ कि वो एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, ना प्रॉपर दरवाज़ा है, ना वो कहीं से एक लीक ऑफ लाइट यहाँ पे दीवार में गिर रही है, कहीं पे एक पैटर्न बना रही है, इधर से कोई बाहर से एक लैम्प की लाइट है, उसकी कुछ लाइट झलक के आ रही है, एक आदमी बिल्कुल शराब पी के आ रहा है, कमरा पूरा अस्त व्यस्त है, फटे कपड़े हैं, वो हैं। तो
मैं एक दरिद्रता, एक गंदगी को पोर्ट्रे करना है, तो अगर मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, देखिए मैं ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर जो मेरे डायरेक्टर के दिमाग में है कि वो दरिद्रता, वो अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ और मेरा आर्ट डायरेक्टर मेरे को हेल्प कर देता है उसको बनाने में, तो वो मेरा एक काम होता है। अगर उसी सीन को मान लीजिए एक करोड़पति के घर में एक पैलेसियल सा मकान है, एक बच्चे की पार्टी चल रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसे मैं डिमली लिट करूँगा तो वो बड़ा गंदा लगेगा, वो जाएगा ही नहीं, जेल ही नहीं करेगा। उसको मेरे को बड़ा ब्राइटली लिट अप करना पड़ेगा, इधर से लॉट ऑफ बाउंस लाइट एंड ऑल दैट, शैडोज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन सा वो होना चाहिए, तब जाके वो, मतलब आप समझ जाए, पता नहीं मैं टेक्निकली आपको इतना समझा पा रहा हूँ नहीं। तो मैं कलर्स का जो समझ पे आया कि कलर्स क्या होंगे और इमोशन के अकॉर्डिंग वो कहीं पर को। अच्छा, अगर मैं इसको एक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी, उसमें गांधी वाला जो सीन है, और गांधी अगर हम एक देखेंगे कि बड़ा सा उनका ऑरा है पूरे देश में उस तरीके के, तो उस फिल्म में कैसे गांधी आते हैं, अगर सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि क्या चीज़ें वो पुट की होंगी वहाँ पर। जब हमने ये फिल्म शुरू करी तो हमें सबसे बड़ा डर ये था कि गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो वो इतना सेंसिटिव इशू था कि गांधी जी को पोर्ट्रे करना एज अ गांधी एंड नॉट मेक हिम अ बफून, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो थोड़ा सा भी, और एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ सटायर एंड अ ह्यूमर, तो अगर उसमें कहीं भी हमसे गलती हो जाती और वो बफुंडी लगती और वो लगती, तो लोग यहाँ गए या यहाँ की जनता हमें जिंदा जला देती। तो वो हमारा सबसे बड़ा डर था, क्योंकि आप देखें नहीं, वो गांधी गिरी में जो बाबा है, बाबा यानी कि संजय दत्त, जो संजय दत्त है वो बार बार फ्लैशबैक में जाता है, उसके सपने में गांधी जी आते हैं और वो गांधी जी की बातें करता है। तो दैट वाज, और जिस कैरेक्टर को गांधी प्ले करना था ना, गांधी जी वॉज अ सिंबल ऑफ पीस, हारमोनी, नॉन वायलेंस। हम गांधी जी को अगर कलर्ड कपड़े पहना देते और चंकी सा बना देते बाहर आने से, तो वो कंसेप्ट ही हमारा गड़बड़ा जाता। तो वैसे भी गांधी जी बेचारे सफ़ेद धोती ही पहनते थे, कपड़े वैसे ही पहनते थे। पर तो मैं आपको टेक्निकली भी बताना चाह रहा हूँ कि गांधी जी वॉज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ पीस। वाइट कपड़ा पहनते थे, वो मिनिमम कपड़ा पहनते थे, कोई बिल्कुल क्या कहते हैं उसमें, झगड़े में वो बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंस में वो बिलीव करते थे। तो that all these factors have to be kept in mind, all these things have to be once you start a scene. If you want any detail about it, so suggest me the scene, I'll tell you the detail कि हमने वैसे क्यों लाइट अप किया या क्या करा, तो that will be easier for me to do. जैसे अगर हम उस फिल्म की भी बात कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई की, तो ये तो गांधी के जैसे बड़े अच्छे से आपने समझाया कि अच्छा सिनेमेटोग्राफर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर को करता है। इसी को हम जैसे वो 3 इडियट फिल्म में अगर समझना चाहें कि वहाँ पर को जैसे एक यंग लड़का है और वो रेबेल भी है और बड़े उस तरीके का भी है, वहाँ पर को भी क्या ये सारी चीज़ें काम करती हैं? देखिए मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ 3 इडियट की। 3 इडियट एक 3-4 बच्चों की कहानी है, एंड इट्स अ सटायर ऑन एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली जो आइडिया है उसका सटायर ऑन एजुकेशन सिस्टम और उन लोगों की लाइफ से। एक बहुत रिच फैमिली का है, एक मिडिल ऑर्डर फैमिली का है, एक ऑर्फन है। ये इनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग इनके सब प्लॉट्स हैं, ठीक है नहीं, ये कहानी चलती है। अब ये कहानी बढ़ते जाती है, फिर ये आमिर खान जो हमारा जो हीरो है, ही फॉल्स इन लव विद उसकी लड़की से, जो वहाँ का प्रिंसिपल है। ये हमारी कहानी चलती है, एंड इन द एंड दे गेट मैरिड, ठीक है नहीं। अब इसका जो क्लाइमेक्स है आप देखेंगे, मैं आपको क्लाइमेक्स किसी चीज़ का क्या होता है, आप टेंशन देखिए क्या होता है। एक बिगनिंग होती है कहानी में, एक बिगनिंग होती है, एक फिर मिडल आता है, फिर उसका एंड हो जाता है। अब क्या होता है कि 2 कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स के बीच में हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट डालते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है, तो वी रीच अ क्लाइमेक्स। एक बार क्लाइमेक्स पहुँचते तो फिर हम उसको रिजॉल्व करके हमको एक सोल्यूशन में पहुँचना होता है। उसको चाहे उसको हम ओपन एंड रखें या उसको क्लोज एंड कर दें, ठीक है नहीं। ये एक बिल्कुल समझ।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके क्लाइमेक्स की। इसका क्लाइमेक्स क्या है? आप देखते हैं कि शहर में नेचर ने रौद्र रूप ले लिया है, बाढ़ आ गई है और बारिश पड़ रही है भीषण, फ्लड आ गया है, सब बह रहा है। और जो हमारा प्रिंसिपल है, उसकी बड़ी डॉटर है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होनी है। और जो प्रिंसिपल और उसकी फैमिली है वो इन लड़कों के आमिर हामिर के बिल्कुल एंटी हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा घपला किया है। यहाँ तक आपके पास है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसकी डिलीवरी होगी तो होगी कैसे, क्योंकि किसी हालत में ये उस कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। तो हम दिखाते हैं कि एक रूम के टेबल टेनिस के टेबल के ऊपर इसकी डिलीवरी बड़ी अजीब ढंग से करी जाती है, जिसमें हम वो इंजीनियरिंग के टूल्स भी यूज़ करते हैं, पंप, ये वो ठीक है नहीं, यही तो होता है। तो ये इस फिल्म का क्लाइमेक्स है। अब जब डायरेक्टर ने हमको ये क्लाइमेक्स सुनाया, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैमरामैन का काम क्या होता है। अब मैं इसमें कैसे उसके क्लाइमेक्स को ऐड करूंगा थ्रू माय लाइटिंग एंड माय कैमरा वर्क। मैं उसके क्लाइमेक्स को और चार चांद कैसे लगाऊंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब सीन शुरू होता है, अगर आप उस सीक्वेंस को देखेंगे, आपको मैं, ये भी एक शॉट होता है, एक सीन होता है, एक सीक्वेंस होता है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, इसमें 4-5 सीन आएंगे। जब वो सीक्वेंस शुरू होता है तो आप देखते हैं कि घर में सब तरफ उजाला है, लाइटें जली हैं, उसके बंगले के बाहर के लैंप्स जले हैं, वो जले हैं, ये जले हैं, सब देखते हैं आप। इट्स वेरी वेल लिट, सब कुछ है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं बारिश कड़कने लगती है, वो करने लगती है, फ्लड आ जाता है, उसका एक रौद्र रूप लेता है। जैसे वो रौद्र रूप लेता है तो लाइट्स गायब हो जाती हैं, पूरा एक डिम लाइट हो जाती है। ये एक दूसरा पैटर्न है लाइटिंग का। अब जैसे ही लाइट चली जाती है तो आदमी क्या करेगा, एक साइड की बैटरीज निकाली जाती हैं, टॉर्चेज आ जाती हैं, तो एक पूरा सीक्वेंस वो टॉर्चेस का बनता है। आप देखिए, वो टॉर्चेस लेके लोग डर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। टॉर्चेस देखिए, हमारा जमाना सेलुलॉइड का था। आप ये सोचेंगे कि वो टॉर्च की लाइट से हमने फ़ोटो खींच ली होगी, वो नहीं, हमको वो टॉर्चेस बनानी पड़ी और उसके पीछे तार छुपा के पीछे बैटरीज उनकी छुपानी पड़ी, क्योंकि वो भाग रहे हैं वो टॉर्च को लेके, क्योंकि हमको जिस टॉर्च की लाइट है उससे फिल्म में रजिस्टर नहीं होगा, उसका हमको जो वोल्टेज है वो ज़्यादा चाहिए, पावर उसमें ज़्यादा चाहिए। तो उन सब के हमने यहाँ पे वो फिट करके वो भाग रहे हैं। तो एक फिर दूसरा सीक्वेंस, वो एक साइड की बैटरी बारिश में भाग रहे हैं, वो एक सीक्वेंस है। एंड ऑल ऑफ अ सडन हम फिर देखते हैं, फिर वो होता है और फिर लाइट चली जाती है, फिर एक सिंगल लाइट आ जाती है टेबल के ऊपर की, और कोई लाइट नहीं है, वो एक दूसरा सीक्वेंस है। समझ रहे हैं आप? और बीच में फिर लाइट जाती है तो आप देखते हैं बिल्कुल अंधेरे में काम चल रहा है और बाहर से पूरा ब्लू है, हेवी रेन है, थंडर है, लाइटनिंग है, बारिश है। बारिश कोई रियल बारिश थोड़ी होती है, हमें क्रिएट करनी पड़ती है। आप पागल हो जाएंगे। जो सीक्वेंस फ्लड वाला, कोई हमने फ्लड में थोड़ी शूट किया है। एक हमने 100x50 का स्विमिंग पूल बनाया है, वो चारों तरफ से, जिसके अंदर वो स्टार्स ने भागते हैं, इधर से वो कार से वो निकालते हैं, बैटरी निकालते हैं, वो भागते हैं, वो भागते हैं, वाला सीक्वेंस करना था। राजू अलग सट गेला आदमी है, बोला काकू मेरे को कुछ नहीं, मेरे को ये जो 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 लैंप हैं दोनों ये जले हुए चाहिए। उसका बंगलो दिखाई देता है यहाँ पे, और आप नोटिस करिएगा बंगलो पे यहाँ पे 2 पिलर हैं, उसके ऊपर 2 लैंप्स हैं यूं करके। ये आदमी कहता मुझे वो लैंप जले हुए चाहिए। मैंने कहा यार राजू तू पागल हो गया है, ये हिंदुस्तान है, लैंप कैसे जलाऊंगा मैं, तार कहाँ से डालूंगा, ऊपर से डालूंगा दिखाई देगा, नीचे से पानी के अंदर डालूंगा, अभी शॉर्ट सर्किट हो गया, इतने स्टार घूम रहे हैं उसके अंदर, कोई मर गया कौन जिम्मेदारी लेगा। बोला नो आई नीड दैट। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू डू इट।
उसने कहा दैट यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट, यू हैव टू डू इट। मैंने कहा ठीक है फिर मैं करूँगा, जस्ट गेट मी ब्लडी दोज वायर्स फ्रॉम वो जो डीप सी में होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा 5.5 लाख के वो 2 तार आए जो इधर से नीचे डालने थे, 2 लैम्प जलने के लिए। और मेरी जान को कितनी आफत आई होगी। 4 लोग मैंने टेस्टर यूँ करके डाल के पानी में यूँ रख के बल्ब लगा रखे थे यहाँ पे कि कहीं भी थोड़ा भी शॉर्ट होता तो ये बल्ब जल जाएंगे करके। मेरे 3 रात सो नहीं पाया यार जब तक वो सीन ख़त्म नहीं हुआ। सोच सकते हैं आपके मतलब दिखता है, आपको लगता है फिल्म हिट हो जाती है, उसके पीछे जो हमारी जान लगती है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने ड्रीम भी नहीं करा होगा क्या करना है। वो सीक्वेंस ख़त्म होता है तो उसके बाद और भीषण सीक्वेंस चलता है। नाइट ख़त्म हुई, वो मैंने आपको उतनी स्टेजेस बताई लाइटिंग की, वो क्लाइमेक्स को हम थ्रू लाइटिंग बूस्ट अप करने की। तो उसके बाद का जो सीक्वेंस आता है वो डार्कनेस, वो टर्मोइल सब खत्म हो जाता है। बाहर कॉरिडोर दिखाई देता है आपको, वहाँ इधर पे आमिर खड़ा है, इधर बोमन खड़ा है और वो उसको पेन देता है वो सीक्वेंस में। अगर उसको आप गौर से देखिएगा आप पागल हो जाएंगे। डायरेक्टर बोला एक नया सूरज उगेगा। सब मेरे लिए कितनी आफत थी। स्टूडियो के अंदर शूट कर रहा था, एक सोर्स वहाँ से क्रिएट करोगे उसका एक पैटर्न बनेगा। मैं उतने पीछे लाइट ले जा नहीं सकता हूँ तो वो पैटर्न मेरा डिफरेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सन एक सिंगल सोर्स होता है, यहाँ पे एक सिंगल सोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ टकराएगा वो पिलर में, तो उसका पैटर्न यूँ करके बनेगा। अब मेरे पास दिवाली नहीं, यहाँ पे करता हूँ तो वो सारा मेरा पैटर्न, तो मेरे को उतनी लाइटें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मेरे को हर पिलर को मेज़र करना पड़ता था, लाइट के डिस्टेंस और उसको, कि वो रियल लाइफ में एक पैटर्न होता है तो कैसे बनता है। मैंने 100 लाइटें यूज़ करी हैं, पर तो वो लगना तो एक लाइट चाहिए ना, सन की लाइट है वो। समझ रहा मेरी बात। और जो सनराइज होता है वो कभी देखा आपने, एक एग फ्राई खाते ना, उसका बबल जो ऊपर को आता है और जो कलर का टोन आता है, कभी आपने वो कलर का टोन ऑब्जर्व करा? कभी उठे आप सुबह 5 बजे 4 बजे, सनराइज देखा आपने, लाइट का पैटर्न देखा, तो वो धीरे 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 ऑरेंज से, वो से ब्लू से वो वाइट होते चले जाए। सारी लाइट्स मेरी डिमर में है और डिमर में ऑपरेट होनी है और सब कोऑर्डिनेट होनी है, क्योंकि उतनी लाइटें लगा दी हैं मैंने पीछे, 15-20 लाइटें लगा दी हैं। 15-20 लाइटें एट अ टाइम। यह नहीं होना कि एक पहले जल गई, एक बाद में जल गई, एक बाद में ब्लू हो रही है, ग्रीन हो रही है। वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे से होना है। तो मेरी कितनी एनर्जी लगी होगी 3-4 दिन तक, तो मैं वो बाहर की लाइटें वो पैटर्न बनाने में ही था। आज आप देखते हैं आपको अच्छा लगता है, पर तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो एक क्रिएटिविटी होती है, वो जब आप समझेंगे तब आपके बात समझ में आएगी कि हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ ग्रेट इज़ दिस फील्ड। आप इस मीडियम में कुछ करके निकल जाते हैं तो फिर कोई आपसे 100 साल तक ये नहीं पूछने वाला है कि यार क्या करा, अच्छा कब, वैसा अप्रिशिएट होता है। कोई बाबूगिरी नहीं है, आप दस्तखत करके निकल लिए। आपको रोज़ रिज़ल्ट देना पड़ता है और आपने रिज़ल्ट दिया तो आप अमर भी आप ही होते हैं। देखिए गुरुदत्त है, वो है, ये है, लोग अमर हो गए हैं। एक फिल्म बना के लोग अमर हो जाते हैं। रेस आप हैं, वो हैं। तो मैं यही कहूँगा ये प्रोफेशन इतना प्यारा प्रोफेशन है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपको किसी की चमचागिरी नहीं करनी है। आप एक दबंग से इंसान हैं, अपने मन मर्जी के इंसान हैं। जब मन आई रात कहते हैं, जब मन आए दिन कहते हैं, नहीं आए तो राजू ईरानी से भी कहते हैं मैं जा रहा हूँ, साले कर ले जो करना है। अच्छा, अगर मैं जैसे ये जो खूबसूरती क्रिएट करना है, रंगों को इस तरीके से समझना है, इसको आप क्या ऐसे भी देखते हो कि आपका जो पूरा बचपन है वो नैनीताल जैसी एक खूबसूरत जगह में हुआ है, जहाँ शायद सुबह के रंग भी आप देखते हो और शाम के रंग भी देखते हो। इस नैनीताल का कितना रोल है इसमें? सर मैं आपको एक बड़ी जोरदार बात बताता हूँ। एक डायरेक्टर से मेरे को एक दिन ऐसे ही कुछ काम चल रहा था, लड़ाई हो पड़ी। अब मैं भी पहाड़ी आदमी हूँ, हुड आदमी हूँ, लड़ने मरने को तैयार, और मैं भी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है एंड लकली मैंने अच्छे स्कूल से भी स्कूलिंग हुई है, तो मैं डरता हरता किसी से नहीं हूँ। एक कोई डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी डायरेक्टर था, उससे मेरी एक दिन हो गई। मेरे को कुछ लाइटिंग सिखाने लगा वो। देखिए क्या होता है, मैंने कहा नहीं, डायरेक्टर और कैमरा मैन एक बड़े क्लोजली हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। तो डायरेक्टर है तो मुझे सीन समझा, मेरा काम है मैं सोलर लगाऊंगा, मैं मल्टी लगाऊंगा, ये मैं तेरे को जो चाहिए मैं वो इफेक्ट दूंगा।
अब तू मेरे इफेक्ट में घुसेगा और मुझसे कहेगा नहीं यहाँ पे एक चमाई लगा दे, यहाँ ये कर दे, फिर हम लड़ मरेंगे। तो एक दिन मेरी एक डायरेक्टर से ऐसे ही लड़ाई हो पड़ी। अब मैं भी दबंग आदमी, मैंने कहा बेटा एक बात सुन, तू साले इन पिजन होल्स में पैदा हुआ है, तूने कभी खुला स्काई देखा, ब्लू स्काई देखी है तूने? साल 24 घंटे मिस्ट और फॉग रहता है यहाँ, तूने कभी मूनलाइट देखी है? तूने साले कभी ठंड महसूस करी है जब धूप इधर से इधर शिफ्ट होती है और हम भाग के वहाँ जाते हैं धूप सेकने? मैंने कहा साले तू मुझे सिनेमा सिखाएगा, तू मुझे लाइटिंग सिखाएगा? मैंने कहा मेरे को तो ऊपर वाले ने लाइट भेजा है यहाँ सिखाने के लिए, सिखा के मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर। यार क्या बताऊँ मैं, तो कहानी में कथा ही ठहरी हमारी। तो नैनीताल का रोल मेरे ख्याल से, देखो हम जानते हैं गर्मी क्या होती है, हम जानते हैं जाड़ा क्या होता है, हमें पता है बारिश क्या होती है। हम वो पहाड़ी लोग हैं जो डरते नहीं हैं साहब। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जब बॉम्बे गया, मैं तो पहाड़ का आदमी, दिल्ली बम्बई देखी नहीं, तेरे बम्बई गया, मैं खड़े ही रह जाता था। सारी बसें आती थी भर के चली जाती थी, ट्रेनें आती थी फंस के, मैं खड़े ही रह जाता था। यार अंदर कैसे जाऊँगा यहाँ? लोग क्या होते थे, लोग इधर से आते थे, कोई विंडो से अपना बैग डालता था, कोई इधर से डालता था, कोई विंडो से चढ़ जाता था। वो अब साली बस आई चली गई, वो आई जो चली गई, मैं बेवकूफ़ जैसा यहीं खड़ा रह जाता था। पर तो धीरे धीरे मेरे को ये डिप्लोमेसी उस शहर ने सिखाई। फिर मैं भी अपने डालने लगा चीज़ों को, और मैं भी विंडो से घुसने की कोशिश करने लगा। तो मुझे ये डिप्लोमेसी किसने सिखाई? शहर ने। मैं तो प्योर पहाड़ का आदमी था यार। हमारे वहाँ गाड़ गधिया रूनी यार, देखा तुमने? और वो साले जब बरसात में उफन जाते हैं, घर तो जाना ही है। हम ऐसे लोग हैं, वो साले को पार करके जाते हैं यार, नहा के, चाहे यहाँ तक आ जाए, चाहे यहाँ तक आ जाए, चाहे हम भग जाएं, पर तो घर तो जाना ही है। तो हम तो हमेशा आदमी को फेस टू फेस वो करते हैं। देखो गढ़वाल रेजिमेंट रही, कुमाऊं रेजिमेंट रही, देखो आज भी लोग याद करते हैं। सीने में गोली खाने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ अभी हमारे लोगों को समझ भी नहीं आ रही फिल्म मेकिंग क्या है, कैसा है। एक दिन ये ज़रूर आएगा, ये सपना ज़रूर पूरा होगा। देखना जिस दिन ये पहाड़ी रूल करेंगे, ये साले पागल होते हैं। वी विल डोमिनेट दिस इंडस्ट्री, टाइम लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा फिर अब आपका जो नैनीताल वाला समय है उसको याद करना चाहूँ कि वो किस तरीके से आपका अभी का जो काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा ये एक नेचर बनता है, हम ब्रेव बनते हैं इस तरीके का, तो वो नैनीताल में आप किस तरीके से, जो स्कूलिंग का समय था, कॉलेज का समय था, वो किस तरीके का था? सर स्कूलिंग का समय तो ऐसा था कि आई वॉज वेरी लकी कि मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था। उस टाइम पे बहुत कम लोग सेम में पढ़ते थे। मेरी एजुकेशन सेंट जोसेफ्स की है, और ब्रदर्स उस टाइम पे वहाँ पढ़ाते थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिसिप्लिन। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, जब हम एक क्लास से दूसरे क्लास में भी जाते थे, क्लास चेंज होती थी, तो वी यूज़ टू वॉक ऑन आवर टोज़ कि आवाज़ ना हो, नहीं तो प्रिंसिपल बाहर आके केनिंग कर देता था। तो हम उस डिसिप्लिन में बने बड़े हैं। चाहे हम कुछ भी कहें, अंग्रेज़ों को कुछ भी कहें, परंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ डिसिप्लिन और ये कुछ चीज़ें वो हमें इतनी अच्छी दे गई हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। जो चीज़ बचपन में इनग्रेव कर दिया जाता है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। फिर धीरे धीरे वहाँ पे तो स्पोर्ट्स देखे, वो अच्छे स्कूल्स थे, स्पोर्ट्स कंपलसरी थे। वो तो सिनेमा आ रहा था कहीं लाइफ में इसके साथ में? इसके साथ कभी स्कूल लाइफ में तो सिनेमा नहीं आया। कभी टीचर्स डे में कोई प्ले कर लिया या ऐसा कोई ड्रामेटिक का उन स्कूल्स में उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था उस टाइम पे। फैमिली से कहीं? नहीं, फैमिली से भी कभी कोई सिनेमा का कुछ नहीं रहा। वो तो ये हुआ जब मैं डिग्री कॉलेज में आया यहाँ पे। आज नैनीताल में हर आदमी अपने को मठीदार कहता है कि मैंने यहाँ पे थिएटर पैदा किया वो किया। मैं कहता है यार ये सब बेवकूफ़ी है, थिएटर ये सब पैदा थोड़ी होता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि नैनीताल में थिएटर क्यों सक्सेसफुल हुआ। हम लोग
98 वगैरह में डिग्री कॉलेज में आए, डीएसबी में। डीएसपी में। तो उससे 4-5 साल पहले और उसके 4-5 साल बाद तक का वहाँ थिएटर बहुत अच्छा हुआ। उसका रीज़न क्या था? कभी, अब मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ये लगता है कभी कोई वीसी वहाँ पे आए होंगे तो उन्होंने एक बजट फिक्स कर दिया था जो कि हर डिपार्टमेंट को एक प्ले करना होता था, और 1 महीने तक जो रिहर्सल होती थी उसमें बन बटर चाय ये वो उसका एक बजट होता था, और हर बच्चे को बन बटर और चाय मिलता था जो प्ले में पार्टिसिपेट करता था, और हम 1 महीना रिहर्सल करते थे, उसके बाद हर डिपार्टमेंट प्ले करता था। तो जो वो इंग्रेविंग वहाँ पे होती थी, अब हम सेम से पढ़ के वहाँ ग्रेजुएशन करने गए तो अब हम तो मस्त मौला थे, हमने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। तो हमने वहाँ प्ले करा, हम बॉटनी डिपार्टमेंट से, तो वो हमारा शायद पहला प्ले करने का एक एक्सपीरियंस रहा है। और आप अगर उस टाइम के देखेंगे तो आप देखेंगे करीब 7-8 लोग एनएसडी में गए, 7-8 लोग एफटीआई में गए। अब उसके बाद देखिए बहुत रेयर कोई जाता है, कोई निकलता है। तो इतना निकलना, ये मैं कहूँगा कि ये देन यूनिवर्सिटी की ही है। फिर कोई नया वीसी आया होगा, उसको लगा होगा ये नाच गाना क्यों हो रहा है, ये साली यूनिवर्सिटी है, रकात है, उसने सब बंद कर दिया। अब वहाँ ड्रम ढोल नगाड़े बजते हैं, अब वैसा पैटर्न है। अब इवॉल्व भी करती है सोसाइटी। अब नहीं, इसको थोड़ा आप समझाओ कि नहीं यार, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा जैसे जैसे हम इसको समझना चाहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में और बच्चों को के लिए कितना ज़रूरी होता है और वो किस तरीके का एक्सपोजर देता है आर्टिस्ट बनने में, या फिर आर्ट को आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बढ़ाता है जो देखिए हर डिपार्टमेंट से प्ले होता था हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी में, समझा? तो एक प्ले करने में कम से कम 20-25 बच्चे तो चाहिए। कुछ म्यूज़िक विंग में होंगे, कुछ उसमें होंगे, कुछ बिहाइंड द सीन्स होंगे, कुछ एक्टिंग कर रहे होंगे। तो 25-30 का एक ग्रुप होता है जो काम करता है। उसमें डायरेक्टर होंगे, वो सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन सिखाते हैं। आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप प्ले खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं? फिर जो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव टू बी टैलेंटेड। उनको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बोलने में। तो एक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। आपको पढ़ना पड़ रहा है। 200 आदमी 300 आदमी के ऑडियंस के आगे बिना झिझक के बोल पा रहे हो, एक्ट कर पा रहे हो। और एक्ट करने से पहले वो 1 महीने जो रिहर्सल करते हो, उतनी मोटी स्क्रिप्ट जो याद करनी पड़ती है बिना भूले, और उसको अपना एक ज़िंदगी का पार्ट बनाना पड़ता है। रट के कोई डायलॉग थोड़ी बोलने हैं, उसको तो एक नॉर्मल ढंग से कहना है, उस कैरेक्टर को समझना है जिस कैरेक्टर को आप कर रहे हैं। वही तो आपको एक डायरेक्टर सिखाता है। तो ये एक ओवरऑल आपका एक पर्सनालिटी बिल्डिंग का है। देखिए मैं ही उसी टाइम में देखिए 20-25 एक से होते होंगे, 15-16 डिपार्टमेंट होते होंगे उस टाइम पे मेरे ख्याल से, जितने भी होते होंगे उतने बच्चे करते थे। कोई आईएएस बना, उसमें कोई पीसीएस बना, कोई वो बना, कोई वो बना। सब फिल्म में थोड़ी गए, एक दो कोई फिल्म में गए, पर तो वो जिस फील्ड में भी गए, मैं कहता हूँ उनकी पर्सनालिटी अलग से दिखाई देगी। एक अगर डीएम भी है, एक एसडीएम भी है, या एक आईएफएस भी है, आईआईटी भी है, उसको भी 4 लोगों को एड्रेस करना होता है। 4 लोगों को वो कम से कम बोल तो सकता है वो 4 लोगों के सामने। तो वो एक आपका पर्सनालिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा उसमें वो है। चाहे घर वाले उसको टाइम वेस्ट समझें, चाहे मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये जो अच्छा कॉलेज है और कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए, नाच गाने का क्या मतलब है, या फिर नाटक करने का क्या मतलब है, ये थॉट मेरे को नहीं लग रहा है कि जिस समय आप कॉलेज पढ़ रहे थे वहाँ कहीं पर को चल रहा है। तो ये कहाँ से, क्या आपको लग रहा है कि वो कहीं से डेवलप होता गया लोगों के साथ, और इसको ये समझा गया कि अच्छा ठीक है पढ़ाई पहले है और आप उसके पैरेलल में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी करके? क्या था कि आपने भी सुनी होगी, वो कहावत रही है। देखिए, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे होगे। वो इनग्रेव्ड है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर। हम और जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो बेचारे को तो ये लगता है यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो साले वो तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, कैसे ही पढ़ ले लिख ले नौकरी कर ले, वो इससे ऊपर सोच ही नहीं पाता वो इंसान। और वो जो मिडिल क्लास फैमिली वाला है, वो जैसे नौकरी लगती है तो वो सोचता है यार किसी के एक मकान बड़े नहीं और रहने का हो जाता, उससे ऊपर वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी है ना,
वो हमारी ज़िंदगी की इनसिक्योरिटी है। हम हमेशा, लोगों ने हम पे रूल किया है, हम दबे हुए से एक पर्सनालिटी है, हम डर के ही जीना चाहते हैं ना, और उसी में हम खुश भी रहते हैं। तो वो एक जो मेंटल मेकअप है, वो जब तक चेंज नहीं होगा ना, हमारी सोसाइटी चेंज नहीं होगी। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने 85 में एमबीए करा लखनऊ से। उस टाइम पे एमबीए जैसे आजकल है, हर गांव कूचे में एमबीए हैं, तब एमबीए होते नहीं थे। एक यहाँ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एक मेरे ख्याल से बीएचयू में था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। ऐसे ही कुछ कुछ शहरों में एमबीए होते थे, बड़े रेयर एमबीए होते थे। तो गलती से हम निकल गए उसमें। अब निकलने से पहले ही कैंपस इंटरव्यू में हमारी नौकरी भी लग गई। 6-7 महीने हमने नौकरी करी, पता नहीं दिमाग में क्या आया, हम छोड़ छाड़ के घर आ गए। पिताजी ने कहा यार ठीक है, वो नौकरी वोकरी तो तूने छोड़ दी, अब कहीं दिल्ली हिल्ली जा, यहीं कहीं कर ले यार नौकरी नज़दीक में। हमने कहा नहीं नौकरी करनी नहीं। बोले यार तू तो पागल हो गया है, नौकरी नहीं करेगा तो करेगा क्या तू? मैंने कहा नौकरी तो नहीं करूँगा यार, चाहे कुछ हो जाए, मैं लॉ कर लेता हूँ। अब यार पिताजी ने अपनी पूरी कोशिश करी, उन्होंने कहा तू पागल हो गया, ये क्यों करा तूने, जब तूने नौकरी करनी ही नहीं थी, और अब ये लॉ करके क्या करेगा? मैंने कहा मेरे चाचा ताऊ सब वकील हैं, मैं अच्छा लॉ करूँगा, तुम टेंशन मत लो मेरी ज़िंदगी का। अब पिताजी भी चुप हो गए, अब बड़ा लड़का क्या कहते हैं नौकरी वाला, वो भी चुप हो गया। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक अखबार में मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट की एक कटिंग पढ़ी। मेरे को कुछ पता नहीं है क्या होता है। मैंने यार कैमरा, मैंने कहा यार ये सिनेमाटोग्राफी ठीक ठाक है, वो भर दिया। और तब 6 लोगों को सेलेक्ट करते थे पूरे हिंदुस्तान से, एंड आई वॉज लकी इनफ टू गेट थ्रू दो 6 सीट्स। उसमें 2 फॉरेन की होती थी, 2 शेड्यूल कास्ट होती थी, 10 सीटें होती थी सब मिला के। तो बेस्ट 6 में मैं भी सेलेक्ट हो गया उसमें। ये एलएलबी करने के दौरान की बात है या एलएलबी कर चुके कहाँ थे? एलएलबी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करा ठहरा, वहाँ एमबीए निकाल दिया। एमबीए फिर 3 साल 2 साल एमबीए करा, उसके बाद तब 5 साल में लॉ करना होता था। फिर जैसे एमबीए ख़त्म हुआ तो फिर सेकेंड ईयर दिया, फिर जब नौकरी छोड़ के आया तब 3rd ईयर दिया, लॉ भी कर दिया वो 5 साल में। ठीक है, नहीं उसको भूल जाओ, मैं हम कहाँ थे, एफटीआई पे आते हैं। हाँ। हम क्या हो गया, फिर अब हम एग्ज़ाम दिया है वहाँ, हमारा हो गया। पिताजी बहुत ही नाराज़, बोले यार पागल हो गया तू कैमरा का सीवी जानता है और कब तक ज़िंदगी में पढ़ते रहेगा? 30 साल का तो होने को जा रहा है और अब तो फिर दोबारा पढ़ने चल दिया। मेरे पास ना पैसे, ना मैं रिटायर होने को आ गया हूँ, तू जान, तेरा काम जाने। और जिस दिन मेरी विदाई हो रही थी वहाँ के लिए, माताजी रात भर रोई, बोली वो पगली को। तो आप समझ रहे हैं ये नाच गाने को जो हमारे पेरेंट्स से कितना गंदा समझते थे, वो कभी उसको प्रोफेशन ही नहीं समझ पाए। और बड़ी दुख की बात है, लोग आज भी इसको प्रोफेशन नहीं मानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं पास आउट होकर वहाँ से निकल गया, काम करता था बॉम्बे में, तो मैं कभी कभार जब घर आता था कि शादी हादी में, तो मेरे रिश्तेदार मुझे मिलते थे। वो मुझसे यही कहते थे यार राजेश यो तो सब ठीक छू, तू कैमरा कर छे वो कर छे, पर तू काम के कर छे यो बता। अब यार इनको क्या काम बताऊँ मैं, क्या काम, तेरी दुकान है वहाँ फोटोग्राफी की, क्या करता है तू वहाँ, ये तो बता यार। आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, अभी भी मेरे से वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, यार तू तो अपन पूरी ज़िंदगी बर्बाद करा ली, तू तो एमबीए में निकल गया था और पता नहीं कहाँ चली गया, तो क्या करा तूने, भगवान जाने। अब कैसे मैं इनको समझाऊं कि ये कितना बड़ा वो था। जब हम गए थे इंडस्ट्री में तो केवल एक सेलुलॉइड मीडियम होता था, सेलुलॉइड एक फिल्म, एक रोल होता था, उसमें काम करते थे, वो सेलुलॉइड का ज़माना होता था। आज वो अब डिजिटल का ज़माना हो गया है, केवल एक फिल्म का ज़माना होता था। और एक दूरदर्शन वीडियो के नाम में केवल एक दूरदर्शन होता था जब हम पास आउट हुए। फिर हमारे सामने जी आया, स्टार आया, बतेरे 200-300 चैनल आए, और फिर उसके बाद बाढ़ आ गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। अब कॉर्पोरेट हाउसेस इतने बन गए हैं, वो इतने बन गए हैं। हमारे टाइम में आदमी कितना, मतलब हार्डली 2 करोड़ 5 करोड़ में फिल्में बनती थी, आज 200 करोड़
500 करोड़ में फिल्में बन रही हैं, कितना पैसा है, कितना वो हो गया है, आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपने कोई प्रोफेशन ही ऐसा नहीं देखा होगा, आप नौकरी करते हैं, आपको महीने में तनख्वाह मिलती है, हमें घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और बहुत मोटे पैसे मिलते हैं, आप सपने में नहीं सोच सकते हैं। और आप तड़ी में काम करते हैं। अरे ये ऐसा अद्भुत बिजनेस है, ये इतना अद्भुत फील्ड है ये, अगर आप क्रिएटिव हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो फिर बहुत ख़राब भी है। अच्छा, अभी क्या स्थिति आप देखते हो कि जैसे आप कह रहे हो कि बाबू बड़े नाराज हो गए, ऐसा हो गया, उस तरीके से? अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी भी मेरे, जब मैं शादी में जाता हूँ तो लोग यही पूछते हैं, बाबू तो ऊपर चले गए, और वो क्या पूछते हैं। और जैसे आपकी जनरेशन के लोग अब पेरेंट्स बन चुके हैं, तो आप अरे अपने मैं बता रहा हूँ, मेरी बिटिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कही। मेरी बिटिया ने मेरा स्ट्रगल देखा, उसने कहा मैं जिंदगी भर फिल्म लाइन में नहीं जाऊंगी। और फेट और डेस्टिनी ऐसी होती है, वो फिल्म मेकर बन गई, और वो इंटरनेशनली फिल्म बना रही है आज के दिन में। कभी फिल्म मेकर नहीं बनना चाहती थी वो। मेरी स्ट्रगल देख के केवल कि यार ये साला तो पागल है, ये तो भूखा मर जाऊंगा, हमको मारा इसने। तो कथा है यार हमारी। तो जैसे आप जब कभी अपने दोस्तों को देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स और उनमें के सोचने के तरीके में कुछ बदलाव हो चुका है अपने बच्चों को देखने में? यार सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, हम कम से कम 50 साल तो पीछे होंगे इंडिया में ही, बंगालियों से, केरलाइट से। बंगाली अपने बच्चे को सबसे पहले म्यूज़िक सिखाना चाहता है, उसको राइटिंग सिखाना चाहता है, वहाँ पे था। हमारे लोग कभी म्यूज़िक, थिएटर, लाइटिंग, वो क्रिएटिव मीडियम कभी सोचते नहीं। उनको लगता बस ये किताब पढ़ लेता, कैसे हम इसलिए किताब सब क्वेश्चन रट लेता, 100 में से 100 ले आता, 20 में से 20 ले आता, वो साले को रटा के बिल्कुल वो बना दे, कबूतर जो कह रहा वो तोता बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये मानसिक जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये मत सोचो नहीं चेंज होगा, ये जरूर चेंज होगा। और ये चेंज होना स्वाभाविक है और बहुत सिंपल है। ये लोग चाहते ही नहीं करना। अरे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कॉलेजेस हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप मत चलाओ ना। कौन कह रहा मास्टर्स क्लासेस चलाओ, तीन साल का हमने कहा बीएससी कराओ या वो कराओ। अबे 1 साल का डिप्लोमा तो कर सकते हो, एक वीसी की पूरी अथॉरिटी होती है, वो कोर्स शुरू कर सकता है। 1 साल का डिप्लोमा कराओ, 6 महीने के कोर्सेज कराओ। अरे जब लोगों को पता चलेगा ये भी एक साधन है पैसे कमाने का, नौकरी करने का, ये भी एक फील्ड है, तो लोग जाएंगे। अब लोगों को पता ही नहीं है। हमारे वहाँ तो थोड़ी भी बाल बना लिए तो लोग सोचते थे बड़ हीरो बनना साल। वो एक्टिंग के अलावा कुछ समझते ही नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था ये सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, ये साउंड क्या होती है, आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, ये मेकअप क्या होता है, ये कॉस्ट्यूम क्या होता है। अरे आज के दिन में बच्चे विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, आप compete नहीं कर सकते उनको। IITs और IIMs से पढ़ के कोर्सेज करने के बाद लोग फिल्म में आ रहे हैं, आप उनको compete कर सकते हैं? A क्लास सिनेमा। सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, आपको उतना डेडिकेशन होना चाहिए, आपका विज़न उतना शार्प होना चाहिए, उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको A क्लास सिनेमा आप सलमान शाहरुख तक छू ही नहीं सकते हैं। लिख लीजिए, मैं क्योंकि हमारा जो बेस्ट ऑफ द हमारा जो मास है वो तो IAS IIT और उसी में फंस जा रहा है। जिस दिन वो मास फिल्म में जाएगा उस दिन बताओ मेरे को ये पहाड़ी कितना रायता फैला देंगे वहाँ। वो तो अभी जा ही नहीं रही हैं लोग, इनके दिमाग में नहीं घुस रही ना ये बात। तो ये घुसाने के लिए ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का हम वो बनाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे और 10,000 करोड़ हम इनको सब्सिडी देंगे, उनके दिमाग में जिस दिन तक ये बात नहीं घुसेगी कि भैया ये 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का जो इतने स्कूल चल रहे हैं, इतने डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, कहीं एक छोटा सा कोर्स कराएं, लोगों को अवेयर कराएं, एक आध फिल्म फेस्टिवल कराएं। अबे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगी तो कहाँ से होगी? तुम्हारे ढिंडोरा पीटने से क्या होता है कि भैया हमको अवार्ड मिल गया, हम तो बेस्ट वो हैं फिल्म, क्या कह रहे थे तुम अभी? कुछ कह रहे थे, वो स्टेट है, फलाना स्टेट है, फिल्म मेकिंग जो भी है, डेस्टिनेशन, इससे थोड़ी होगा। अब फिल्म डेस्टिनेशन में भी बात कर लेते हैं। मैंने ज़िंदगी भर यहाँ शूटिंग करी, लेह लद्दाख से लेके यहाँ तक पिछले 12-15 सालों से पहाड़ में शूटिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसके प्रोज और कॉन्स भी बता सकता हूँ आपको, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
साहब मैं तो वो सेलुलॉइड के ज़माने का आदमी हूँ। वो बल्कि कैमराज होते थे, एरीफ्लेक्स कहते हैं उनको, बड़े भारी कैमरा होते थे वो, मतलब 7-8 किलो का कैमरा होता था या 10 किलो का, 10-12 किलो का होता हुआ हेवी कैमरा। वो ट्राइपॉड इतने हेवी होते थे। अब मैंने तो भैया वो धारचूला जाना है, धारचूला से फिर वो ऊपर वो क्या कहते हैं आदि कैलाश जाना है, फिर इस तरफ को जाना है, वो क्या है वो दूसरी साइड को गुंजी से उधर को कटता है जो रास्ता, चौदास की तरफ को, हाँ दारमा उधर की उधर तरफ को को, दारमा उधर को जाना है, मुंशारी हाँ जाना है। मुंशारी जाना है। तो अब लगा लीजिए उस टाइम पे क्या होता था, अब उतना हैवी इक्विपमेंट लेके आप जाएंगे कैसे? ये सेलुलॉइड कौन सा प्रोजेक्ट था? मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत प्रोजेक्ट करे। मेरी बीवी ने तो हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा काम किया ना, उसकी तो जितनी भी फिल्में वो हाई एल्टीट्यूड में हैं। तो ये वैसे तो मैं फीचर का आदमी हुआ, अपनी बीवी की ना मैं डॉक्यूमेंट्रीज किया करता था, इसलिए मैं इस टेरेन का बहुत वाकिफ़ हूँ। ठीक है, ये टेरेन में तब धारचूला तक का ही केवल गाड़ी जाती थी या मुंशियारी तक ही गाड़ी जाती थी, उसके बाद सब कुछ आपको पैदल चलना पड़ता था। अब वो जाएंगे कैसे आप? हमने कहा यार चलो इक्विपमेंट ले आए, वो ले आए, हमने खच्चरों में इक्विपमेंट रखा। वो कैमरा वाला बितक गया, उसने कहा सर ये कि मेरा तो लेंस का बिल्कुल ही वो चेंज हो जाएगा, मैं नहीं रख सकता हूँ भाई, मैं नहीं दूंगा खच्चर में रखने को। वो ट्राइपॉड खच्चर के रखा तो खच्चर साले के यहाँ चुपता था जाने क्या, वो बितक जाता था अलग। वो हमारा ट्राइपॉड ले जाने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि वो उसके चुपता उपता होगा ना कहीं। अब क्या करो, अब फिर वो पोर्टर हायर करने पड़ते थे जो कंधे में रख के ले जाएंगे वो सामान को। अब आपको 10 दिन पैदल चलना है तब जाके आप ऊपर पहुंचोगे, दिन रात, और उतना भारी इक्विपमेंट लेके जाना है, फिर आप वहाँ शूट करोगे। समझ रहे आप? ना आपके पास रहने का जुगाड़, ना आपके पास खाने का जुगाड़। एक बार की बात है, हम सब कुछ लेके वहाँ पहुँच गए आदि कैलाश, सब थक के चूर। अब वो जितने भी थे भाई लोग, अब वो प्लेन्स के होते थे, जो अटेंडेंट्स आते थे वो आते थे, वो बेचारे चल ही नहीं पाते थे। अब उस ऊपर चलना है, पैदल चलना है, 15 दिन चलना है, रात को वो मतलब एक दिन में आपको 12 किलोमीटर चलना है, तो 12 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको डेस्टिनेशन मिलेगी। डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी तो आप जंगल में सोएंगे तो आपको बाघ उठा ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वो भी आपको रिदम बनाना है और वहाँ चलना भी है। ये बेचारे चल ही नहीं पाते थे। तब उस ज़माने में क्या होता था, यहाँ पे जो हाई अल्टीट्यूड में लोग थे वो ये शराब बनाते थे कच्ची, और इनके वहाँ क्या होता था, एक गिलास चाय जितनी में मिलेगी उतनी में एक गिलास चकती भी मिलती थी, तो मैं इनको चकती हकती पिला देता था। तो ये बोला मरते मराते हम ऊपर पहुँच ही जाते थे, और ऊपर पहुँचने तक का 15 दिन के बाद हालत ख़राब हो जाती थी इनकी। अब पोर्टरों के कंधे में कैमरे, पोर्टरों के कंधे में, अब हम ऊपर आदि कैलाश बन गए, और मैं उसको हमने सब सिखा रखा था कि कैमरा ऐसे रखना है, यहाँ पे बहुत महंगा होता है, इसको बिल्कुल ढंग से रखना है, इसको ऐसे करके ये करके यहाँ पे लॉक करना है, वो करना है। वो पोर्टर को क्योंकि ये आदमी तो हमारे सब लंग पड़ जाते थे ना, ये जो आते थे वहाँ से। अब वो भाई को हमने सब बता रखा ठहरा, मैं भी थक के बिल्कुल चूर। मैंने कहा यार कमर सीधी करता हूँ, फिर शूट करना है करके मैं यूँ करके वो ताल के किनारे पे यूँ लेटा, और उसके बाद वो भाई से मैंने कहा लगा दे यार कैमरा ट्राइपॉड में। वो बेचारे ने जने कैसे लगाया, और आई कुड सी द कैमरा गोइंग डाउन, और भड़ाप से गिरा वो लेंस। मैंने कहा दौड़ के वहाँ गया, देखा भाई कैमरा चल ही नहीं रहा। 15 दिन चल के ऊपर पहुँचे, कैमरा चल नहीं रहा है, कैमरा कॉन्ग्ड ऑफ। शालिनी बहुत बितक गई मेरे पे कि ये है वो है, यू आर केयरलेस, यू डोंट डू दिस, ये वो। मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती यार, मैं भी इंसान हूँ, इतनी यूनिट लेके चलना है, मतलब फिर भी तेरी डॉक्यूमेंट्री यूनिट है, 30-40 लोग तो हो ही जाते हैं, पोर्टर्स हैं, वो हैं, सबको मैनेज करना खाने का, मैं कहाँ कहाँ जो देखूँगा। उसके बाद मैंने कहा यार ये कैमरा गया। अब मैंने कहा ये कैमरा हमारे पर्सनल तो नहीं होते थे उस टाइम पे, बड़े महंगे कैमरे होते थे, वो रेंटल होते थे। मैंने कहा यार गुड्डू तू जा जहाँ को जाता, मैं तो नहीं आ रहा नीचे को। मैंने कहा ये कैमरा चले गया, वो 1-1.5 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा, ये ज़िंदगी भर उसके बर्तन ही मलते रह जाऊँगा मैं।
मैं गया ही नहीं वहाँ को, मैं वहाँ से गुंजी से ऊपर को चले गया उधर को, वो नाभी डांग साइड वही घूमते रहा 1 महीने तक। मैं वहाँ साला ना फ़ोन लगता था, ना कुछ लगता था, ना कुछ के आता था, वही घूमते रहा। शालिनी बेचारी वो इक्विपमेंट लेके दिल्ली गई, वो बहुत ही भड़का। फिर उसने वो फिर तो मतलब थैंक गॉड कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, करीब उसका 15-20 हज़ार रुपये का उसमें वो आया, रिपेयर हो गया कैमरा। और प्रोड्यूसर ने जो हमारी वाट लगाई ना उसके बाद कि सालों खा गए, क्या शूट करके लाए तुम ये तो बताओ। दोबारा गए फिर उसके बाद? खा गए हो। ठीक है, ये एक कहानी है। फिर शालिनी ने एक फिल्म डिवीज़न करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सरकारी संस्था है। ये लोग क्या होता था, ये लोग फिल्में वो करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे। तो शालिनी की जो मेरे ख्याल से 2001 में कुछ फिल्म बनाई या 2003 में ऐसा कुछ है उसको नेशनल अवार्ड मिला। उसका नाम है फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा टू द लैंड ऑफ बुद्धिज़्म करके। ओके, ठीक है, वो शालिनी की फिल्म को नेशनल अवार्ड। उससे पहले इसने कुछलिया ट्राइब्स के ऊपर फिल्म बनाई थी, दे वर इनटू थेफ्ट एंड रॉबरी। वो इंटरनेशनली बहुत अच्छी करी हुई है। उसकी पहली फिल्म है 98 की या 90, हाँ ये सी कुछ है, या 99 की, 98 वगैरह की, ऐसी कुछ फिल्म है, 98 की शायद, या 2001 में रिलीज हुई, ऐसे ही कुछ है। वो उस फिल्म में इंटरनेशनली बहुत, क्योंकि दोज गाइस दे वर इनटू थेफ्ट एंड रॉबरी, डाकुओं के ऊपर थी। तो उसका सब्जेक्ट ऐसा था, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फिल्म टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि पहली फिल्म है उसकी और एफडी की फिल्म है। तो वो फिल्म बनाने के बाद जब इंटरनेशनली इतनी रिकॉग्नाइज्ड हुई, तो फिर इसको फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धिज़्म के लिए एक अच्छा बजट, 40-50 लाख का एक अच्छा बजट उस ज़माने में, 2003 में, तो इसको सेलुलॉइड में शूट करनी थी। बड़ी शानदार भी बनी हुई है। हाँ, वो फिल्म मिली, उसको नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद शालिनी ने एक फिल्म और बनाई पहाड़ के ऊपर, टेल्स फ्रॉम द नेचर्स पीपल। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिल्म है वो, अगर आपको कभी देखने को मिलेगी। पहाड़ के ऊपर है, अद्भुत फिल्म है वो, टेल्स फ्रॉम नेचर्स पीपल। ये जो हमारी ये दारमा घाटी जो आप बात कर रही हैं, धारचूला से जो हम ऊपर जाते हैं, बूंदी जाते हैं, व्यास, हाँ दारमा जो और भी है। चौदास। अब मेरा इतना तो हिस्ट्री वगैरह अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप मेरे को बताएंगे हाँ, क्या? तीन वैली जो हुई भी हैं। है, जो ये वैलीज हैं, ये क्या कभी सिल्क रूट में थी या कुछ था इनका, ये ऐसा कुछ मेरे को लगता है कुछ था इनका। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े रिच ट्रेडर्स हैं वो, क्योंकि वो चाइना से व्यापार करते थे, फिर इधर आते थे, ऐसा कुछ उनका सिस्टम चलता तिब्बत के साथ था। व्यापार हाँ, तिब्बत चाइना जो भी था उससे व्यापार करते थे, वो करते थे, एंड दे वर वेरी रिच, क्योंकि वो सिल्क रूट पे इनका गांव आता था। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो उनकी वुड कार्विंग ये वो, मतलब वो बताता है कि यार अपने आप में ये एक हिस्ट्री रहे हैं करके। अब शालिनी ने कहा कि हमने वहाँ फिल्म शूट करनी है, ये इन वैलीज़ में। और टेल्स फ्रॉम नेचर पीपल, ये माइग्रेटरी ट्राइब्स हैं। ये 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, क्योंकि 6 महीने वो आइस बाउंड हो जाता है वो एरिया। अब तो बर्फ़, पता नहीं बर्फ़ उतनी पड़ती है नहीं पड़ती, पर तो पहले ये ऐसा होता था, सितंबर में ये नीचे को आना शुरू हो जाते थे, और पूरी फैमिली नीचे को आती थी, पूरी फैमिली नीचे को आती थी, और गाय भैंस सब बछड़ी सब लेके, छोटे छोटे बच्चे भी होते थे इनको। तो ये सुबह चलते हैं 2-4 घंटे, नहीं, ये 2-4 घंटे चलते हैं, उसके बाद फिर ये रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाय के भी छोटे बच्चे होते हैं, इनके भी छोटे बच्चे होते हैं। वहाँ टेंट डाल देते हैं, फिर गाय बछड़ों को छोड़ देते हैं चराने हराने को, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर ये सो जाते हैं। 4-5 बजे रात हो जाती है इनकी, क्योंकि लाइट तो वहाँ होती नहीं, 3-4 बजे सुबह से फिर ये चलना शुरू कर देते हैं। ये इनका रोज़ का एक ट्रैवल है, समझे। और इनके पास कुछ वॉच डॉग्स होते हैं, शीप डॉग्स होते हैं, जो कि इनके भेड़ों को गार्ड करते हैं। और इनके साथ यैक्स भी होते थे, तब यैक्स भी होते थे। फिर वो यैक्स का जो क्रॉस होने लगा, झब्बू तोलपा बोलते हैं ये उसको, तो वो भी जानवर होते हैं। हाँ, झब्बू तोलपा बोलते हैं, वो जानवर होते हैं, वो मेल फीमेल को कुछ बोलते होंगे। यैक्स भी होते थे। ये सारा आपने देखा हुआ है हाँ, उस समय का? शूट किया है, उसी की तो कहानी है ये। तो वो एक तो ऊपर से ये जब नीचे को आते हैं तब यैक्स भी होते थे। तो ये क्या होता है कि एक लेवल तक याक को ला पाते हैं नीचे, उसके बाद नीचे लाएंगे तो मर जाएगा, क्योंकि वो इतना फर्ड एनिमल है। तो ये इसे
एक रास्ते तक लाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं और अपना सामान अनलोड करके फिर अपने खच्चर घोड़ों में डाल के फिर ये नीचे को आ जाते हैं। फिर ये जहाँ भी मतलब हल्द्वानी बागेश्वर जहाँ भी गए वहाँ जाके जहाँ भी रहते हैं वहाँ रहने लगते हैं। अब मार्च अप्रैल में ये फिर ऊपर को जाते हैं। आप पागल हो जाएंगे देख के। वो साले या कहीं भी घूमते रहता होगा वो बर्फ़ में, वो साला मार्च अप्रैल में फिर आके अपने मालिक का इंतज़ार करता हुआ। वो उस इंतज़ार की कहानी है यार। मतलब सच इमोशनल फिल्म कि मतलब रुला देती है यार वो फिल्म। और ये डॉग्स रात के अंधेरे में 3 बजे ये चलना शुरू करते हैं। एक भेड़ उनकी इधर से उधर नहीं हो सकती है और उनका एक विसल की लैंग्वेज होती है और उससे वो कुत्ते क्या गाइड करते हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ वेल ट्रेन्ड डॉग्स। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी है डॉग्स का उनके वहाँ, पर तो उनको नेचर ने सिखा दिया है और गले में पट्टा बांधते हैं। वही कुत्ता जान दे देता है अपनी लेपर्ड से, अपनी गाय को बचाने के लिए, भैंस को बचाने के लिए, अपने शीप्स को बचाने के लिए। क्या दर्दनाक कहानियाँ हैं वो। और रोज़ वहाँ यही होता है, यार बाघ आ गया रात को, वो की मार हालो, फलाना है वो की मार हालो। रोज़ यही किस्से सुनते हैं। एक दिन मेरी वो उन दारमा वैली वालों से बात हुई। बोले यार सौजू, तुम तो नैनीताल वाल भैया, तुम बाल्टी में पालना चाह, हम तो डॉक में पाल लूँ डॉक में। अब तुम सोच ला यार डॉक में कैसी पालना में। अरे बर्फ़ होती है, बर्फ़ भर के लाते फिर उसको पिघलाते तब जाके पानी पीते हैं यार। हमारी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी में लाख अंतर है। ये पहाड़ का एक सिनेरियो बताया मैंने आपको। देखिए हो क्या रहा है। आज बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं। हमारे वहाँ नेचर इतना खूबसूरत है, आप पागल हो जाएंगे। कहीं भी कैमरा लगाएंगे, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप वेदनी बुग्याल चले जाइए, जिन वैलीज़ की मैं आज बात बता रहा हूँ, वहाँ कहीं भी आप कैमरा लगाएंगे इतने सुंदर हैं। मॉनसून में अपने आप इतने नेचुरल वाटरफॉल्स आते हैं, क्या ग्रीनरी है, क्या लश ग्रीन है, क्या है। पर तो मैंने आपको बताया नहीं, वो घोड़े खच्चर तक साला सामान नहीं ले जा पा रहे थे हमारा। कितनी आफत आ रही थी ऊपर तक पहुँचने में हमको। और कभी कैमरा गिर जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, ना रहने का जुगाड़। वो वहाँ पे टिप्परियाँ होती हैं, छोटी सी चाय के खुमचे होते हैं, वहीं खच्चर भी सोता है, वहीं घोड़े भी सोते हैं, वहीं हमने भी सोना ठहरा, उसी कचियार में सोना ठहरा। मच्छर अलग बुकाते हैं, चूहे अलग भागते हैं। पर तो उतना बड़ा सेक्रीफाइस एक स्टार नहीं देगा भाई। पर तो सिनेरियो बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है। सुनो, सिनेरियो बदल रहा है। चाहे कैसे बदल रहा है, चाइना के डर से बदल रहा है, तिब्बत के डर से। अब रोडें कहाँ से गई हैं बूदी गुजी तक। अब लोग वहाँ पे होम स्टेज बनाने की सोच रहे हैं, बनने लग गए हैं। ये वर्जिन लोकेशन जिस दिन एक्सप्लॉइट होंगी उस दिन लोग पागल हो जाएंगे। पर तो इन स्टार्स को यहाँ तक लाओगे कैसे, जब तक तुम्हारे पास रोड्स नहीं होंगी, जब तक तुम्हारे पास रहने का इंतज़ाम नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, हेलीपैड्स नहीं होंगे, कैसे लाओगे तुम। आप कैसे देख रहे हो जिस तरीके की चीज़ें उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री या फिर फिल्में बनाने को चीज़ें चल रही हैं, उसे आप कैसे देख रहे हो? सर देखिए, हमारी लोकेशंस तो देखिए नेचुरल लोकेशंस हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल वर्जिन सी लोकेशंस हैं। एक कमी की चीज़ की है फैसिलिटीज़ की। अगर ये सरकार थोड़ी सी फैसिलिटीज़, जैसे इनके अपने कुमाऊँ गढ़वाल क्या है ये TRC GMDN वगैरह है, अगर ये यहाँ पे कुछ सब्सिडाइज रेट्स में रहने का, बेटर वो करने का, ये करने का फैसिलिटीज़ अगर उन हाइट्स में भी वहाँ भी देंगे तो लोग क्यों नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको एक बड़ी जोर, मैंने एक फ़िल्म करी नैना करके, ठीक है, नैना करके मैंने एक फ़िल्म करी। उसका जो प्रोड्यूसर था वो शेरखान.com का मालिक था। ऐसा वो बहुत बड़ा आदमी है, कर अरबपति। उसकी बीवी DCM में साले की लड़की। वो हमें लंदन ले गया शूट करने के लिए। हम 4 बार शायद लंदन गए शूट करने, 4 बार हम वापस आए, क्योंकि वहाँ पे उसको इतने सब्सिडाइज रेट्स में रहने खाने को वो मिलता था और सब्सिडी मिलती थी। क्योंकि लंदन, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अपने कंट्री की पब्लिसिटी चाहती थी वर्ल्ड वाइड।
तो ये लोग अगर सब्सिडाइज फूड दें, अच्छा खाना दें, अच्छा रहने का दें, और सबसे मेन चीज़ होती है किसी स्टार को लाना। स्टार इतने घंटे गाड़ी में उछलते कूदते नहीं आएगा, ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम। उसका तो हर सेकंड, हर वो पैसा है ना, एवरीथिंग इज़ मनी फॉर इट। और वो अब वो तो खुद ही 24 घंटे काम कर रहा है, तो उसको रात की नींद तो अच्छी चाहिए होती है ना, तो ही नीड्स दैट काइंड ऑफ अ लग्जरी। अगर हम ये दो चीज़ कर पाएंगे तो हमारे पास लोकेशंस और इसकी तो कोई कमी नहीं है ना। एक बार ये हम ठीक कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं ऐसा देख रहे हो, ऐसा होता हुआ या किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं, स्टेप? अब मेरे को सबसे अजीब सी बात ये लगती है कि ये लोग कहते हैं कि हम 200 करोड़ की फिल्म सिटी बना लेंगे, ये कहते हैं हम 2000 करोड़ की फिल्म सिटी बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। उससे नहीं होगा यार, इट विल टेक टाइम। और 2000 की फिल्म सिटी भी बना लोगे तो टेक्नीशियन कहाँ से लाओगे? टेक्नीशियन कोई आएगा ही नहीं यहाँ। स्किल्ड लोग पहले मैं चाहिए आपको आपको। हैदराबाद में तक जब रामोजी फिल्म सिटी बनी, वहाँ लेबर ही नहीं थी। हमने तो शुरू में वहाँ इन्होंने हाथ पांव जोड़े, और एक फिल्म के लिए हम शूट करने भी वहाँ गए। मतलब जो हम 1-2 दिन में काम कर लेते वो 10 दिन में हमसे ख़त्म नहीं हुआ। वो प्रोड्यूसर बहुत ही नाराज़ हो गया हमसे। हमने कहा हम क्या करें, ये ऊपर वाले लाइट तो लगाएं, वो तो बाद में, हमारे हाथ में क्या है, हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे तो नींद हराम कर दी तुमने ये। तो यू नीड स्किल्ड लेबर ऑल्सो ना। तभी तो बॉम्बे जैसा है जो कि हब बन गया है ना, वहाँ एक फ़ोन में सब कुछ हो जाता है। तो देखिए, आपके लिए तभी ये होगा जब, जो मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को वो करें, कम से कम उनको अवेयर तो कराएं। यही लोग उत्तराखंड को इंटरनेशनल लेवल में लेके जाएंगे। मतलब स्किल पे काम करना बाहर वाला नहीं ले जाएगा, वो आएगा शूट करके चले जाएगा। आपके जैसा हो रहा है अभी। वह जो एक वर्जिन लोकेशन में शूट करके चले जाएगा, उसको आपके पहाड़ का दर्द का क्या महसूस होता है, उसको समझ में आती है। मेरी लड़ाई नहीं होगी उससे कि बेटा तू जानता है भी, ये जब धूप यहाँ से वहाँ जाती है कैसे हम भागते हैं वो धूप को सेकने के लिए, वो दर्द उसके समझ में आएगा। जब हम जाड़ों में वो गुप्टौले जला के वो सिग्गल में गुप्टौले तापते हैं, और फिर वो गुप्टौलों का जब धुआं हमको लग जाता है और बेहोश हो जाते हैं, दरवाज़ा वैसे सारे बंद करके हम सो जाते हैं, वो दर्द तुम्हारे समझ में आएगा? खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, या घाघरा पिछौड़ा, ये बिगुल बजा के, वो तुतरी बजा के कोई कल्चर होता है? खाली फ्रॉड है सब। उत्तराखंड में जैसा पूरा फिल्म को लेकर चल रहा है अभी, जो शूट हो रहा है, या फिर जिस तरीके की फिल्में यहाँ पर को बन रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि रीजनल सिनेमा जैसी चीज़ें, कहीं पर को हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप उससे अवेयर हो कि कैसा बन रहा है, और आपकी क्या उसको लेकर राय है? यार देखो, मैंने आपसे पहले ही शुरू से ही कह रहा हूँ, देखो अभी हमारे वहाँ रीजनल सिनेमा ने जन्म ही नहीं लिया है। हमारे वहाँ थोड़ी बहुत वीडियोस बनते हैं, म्यूज़िक, वो भी आप देखोगे आज से 4-5 साल पहले वो नाले में वो लटक के और ऐसा कुछ करते थे, वो मुँह ऐसी करके, और 2 भाई शाम को बैठ जाते थे, वो कहते थे नहीं दाजू फिल्म बनाएंगे, ठीक है। वो दोनों ने एक पैग लगाया, 5000 तो मिला, 10,000 ऐसे बनाते हैं। दैट इज़ नॉट व्हाट सिनेमा इज यार। कुछ एक विजुअल डाल दो, कुछ एक म्यूज़िक डाल दो, दैट इज़ नॉट सिनेमा, हैज़ गॉट एन डेप्थ यार। समझो ना, पहले पहाड़ की समझ तो पैदा करो। तुम घाघरा पिछौड़ा दिखाते हो, देखो मैंने तुमको कितना छोटा सा एक इंसिडेंट बताया। हर पहाड़ी, अब आज के दिन में तो गैस आ गई, नहीं तो हमारी आमा लोग हर जाड़ों में गुप्टौले बनाते थे, गुप्टौले बना के उनको पाते थे। फिर हम वो गुप्टौलों को तोड़ के वो करते थे। ठंड कितनी होती थी, बर्फ़ कितनी पड़ती थी, फिर उसी से साले गुप्टौले लग जाते थे रात को, क्योंकि वही जली बाहर रखना भूल जाते थे, तो कोई सुबह तक बेहोश हो जाता था। वो पहाड़ है, दैट इज़ व्हाट पहाड़ इज़। पहाड़ साला कोई वो है तुम्हारा वो बिगुल बजाना या वो छोलिया करना, कोई वो पहाड़ है? जैसे आप इसको किस तरीके से देखते हो कि जिस तरीके से सर उत्तराखंड मेरा यही है, अगर ये गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट कर पाई, अवेयर कर पाई, तो डेफिनेटली ये पहाड़ी लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये बहुत अच्छा सिनेमा बनाएंगे, और हमारा सिनेमा एक अद्भुत सिनेमा होगा, एक नयापन लेके आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। देखो सबके अपने अपने एरा होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे इवॉल्व होती है। जब तुम शुरू में देखोगे, अगर हिस्ट्री में भी जाओगे तो शुरू में देखोगे वो रामचंद्र जी, ये वो वैसे रामायण, ये इस टाइप की फिल्में बनती थी। फिर तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे वहाँ वो फ्यूडल सिस्टम आया, तो फिर वो
वो जमींदार वाले। जमींदार वाला, फिर वो रूल करता था, उस टाइप का सिनेमा। फिर बीच में वो डाकू हाकू का जो ज़्यादा वो होने लगा, संबल अंबल, वो फिर वो वैसा सिनेमा बनने लगा। फिर बीच में ये बंगाली घुस गए, तो वो छोटे से जो जो वो फैमिली ड्रामास होते थे छोटे बजट के, उस टाइप का वो बंगाली है, वो वाला कल्चर चल रहा है। अब ये पंजाबी आ गए हैं, तो वो सोसेबाजी वो वैसा कल्चर ला रहे हैं। तो ये पहाड़ी भी एक कल्चर लाएंगे अपना। फिर बीच में ये अनुराग अनुराग आए, तो ये क्राइम लिया, लब गोली बब कट्टा मारिए, उसको ख़त्म कर, उसको ख़त्म कर, वो बेचा इन्होंने। अब ये पहाड़ी जिस दिन घुसे, तो ये एक पहाड़ का एक नया रूप लाएंगे। पर तुमको समझ तो पैदा करे, पहाड़ है क्या पहले? वो गारा पिछोड़ा थोड़ी पहाड़ है यार। अच्छा, अगर हम, हाँ, जो मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस समय आप कह रहे हो कि हमने दारमा में इस तरीके से शूट किया, व्यास में माइग्रेशन को लेकर इतना जो एक टॉपिक था, ये तो सबकी नज़र में होगा, लेकिन उसके बावजूद जो सिनेमा लोगों को दिखाया जा रहा था यहाँ के लोगों के बारे में, शायद बहुत कम लोगों को इस देश में पता होगा कि अच्छा उत्तराखंड में माइग्रेशन करते हैं कुछ इस तरीके का। इसको जो प्रोजेक्ट किया गया, जो अभी आप कह रहे थे नाड़े में किसी को दिखा दिया या उस तरीके के कहीं पर को दिखा दिया हुआ है, तो ये कैसे डेवलप होता है कि आपको अब एक इन्फीरियर टाइप के करेक्टर्स में रखा जाता है हमेशा, जब भी किसी पहाड़ी को फिल्मों में भी कहीं पर को रखा जाता है तो, और जबकि इतनी सुंदर चीज़ें हैं, हम वो दारमा वैली की बात कर रहे हैं, लोगों का इस तरीके का रहना है, छोटी छोटी कहानियाँ आप ही बता रहे हो कि जैसे गुप्तौले वाली कहानी है जो रियल चीज़ें हैं, जबकि जो टीवी में आ रही है हमारी बड़ी अजीब सी इमेज आ रही है जिसमें हम एक फ़नी करेक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप इसे कैसे देखते हो? यार ऐसा है ना कि लिटरेचर, देखो लिटरेचर तो हमारा रहा, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पैदा नहीं हुए, चाहे प्रेमचंद नहीं हुए, पर तुम मटियानी जैसा इंसान पैदा हुआ है। मनोहर श्याम जोशी जैसे वो है। हाँ, मनोहर श्याम जैसी। मटियानी को पहाड़ की इतनी अच्छी समझ थी, उसकी कोई भी कहानी तुम उठा के देखो, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो सबसे पहले तो वो समझ पैदा करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वो गढ़वाल में जाओ तो वो क्या बंदा है यार, विद्यासागर हाँ नौटियाल। नौटियाल जी। तो कम से कम पहाड़ तो समझो। ये ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की न्यू जनरेशन में भी लोग बड़े सशक्त हैं और बड़े अच्छे हैं, पर तो कोई आदमी चाहिए ना उनको गाइड करने वाला कि बेटा लिखो इसको, तुम ये करो। कोई गाइड ही करने वाला नहीं हो, बेचारे को मिसगाइड कर दे रहे हो। वो काफर है करके एक आता है बच्चा, वो मैं हर्ष काफर। हाँ जो भी है वो, उसको मैं सुनता हूँ, वो बड़ी जुड़ा हुआ लगता है मेरे को मिट्टी से। पर तो उसको कोई गाइड करने वाला तो चाहिए कि बेटा लिख यार, कुछ करना। वो कोई यहाँ कोई प्रमोट ही करने वाला नहीं है, कोई वो ही करने वाला नहीं है। उसको भी जैसा आया आड़ा तिरछा, उसने भी कुछ कह के निकल दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। पर तो अब गलती से कहो या कैसे ही कहो, मटियानी जैसे लोगों ने लिखा है, अब कैसे लिखा, क्या समझ थी उनकी, वो वही नौटियाल जी पे क्या समझ थी पता नहीं, कैसी लिखा। मनोहर श्याम जी थे, उन्होंने क्या लिखा, बुनियाद लिखा यार उन्होंने। मैं तो इन सब लोगों से पर्सनली रूबरू हुआ हूँ, मेरे से रोज़ कहते थे, मेरे को वो कहानी तक देते थे बेचारे। मेरे तब मैं नया था, मैं उनकी क्या समझ में आती, मैं कहाँ से लाऊंगा, पैसा चाहिए होता बनाने के लिए। मुझसे कहते थे नहीं राजेश तू यस लिख, तू यो करिए। मेरे को कहानी तक बताई उन्होंने। कहा तू यहाँ का एक बड़ी जोरदार कहानी, एक कहते थे एक छोटा सा टाउन ले लिया, उसमें कोई एक बुढ़ा आदमी ले ले, वो पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर में है, और उसकी एक बहू है, बिल्कुल वो विधवा है, वाइट कपड़े पहनती है, और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोग कुछ सोचते हैं इसका इससे लफड़ा है, कुछ ऐसा है, इस टाइप की कुछ स्टोरी इंटरेस्टिंग सी बना। वो एक कॉमर्शियल आदमी था, वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता था। मतलब बेसिक तो राइटिंग है ना। अगर आपके पास अच्छा लिखा ही मटेरियल नहीं है तो आप कैसे अच्छी फिल्म बनाओगे? आपको समझ ही नहीं है पहाड़ की, तो फिर आप वैसे ही बनाओगे ना फिल्म। अब इसमें ये बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी वही देखा यार, दो जने बैठे, उन्होंने कहा नहीं यार दादू सही हरो, उनको ठीक छू यार, तू ले ला कतो डबल चुन। उन्होंने कहा यार 100 रुपये में बाद में, कहा 50 में ला ला। पौवा ले आते हैं, पौवा ला के सालों ने तो स्क्रिप्ट लिखी, वो सुबह शूट कर ली, वो क्या बनेगा यार, वो ऐसे ही बनेगा फिर। अब इनको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि स्क्रिप्ट लिखने में भी 2-4 साल लगेंगे, फिर उसको शूट करेंगे, फिर एक्टर्स चाहिएंगे, फिर वो एक्टर्स के साथ रिहर्सल करनी पड़ेगी, तब जाके एक फिल्म बनती है ना। उसके पीछे होता है ना एक डेडिकेशन, एक वो चाहिए।
तो अब वो कैसे पैदा होगा यार, क्योंकि घर वाले कहते हैं तू पगली गया, वो तुम तो कहाँ जा रहा है, नाटक करने जा रहा है, और के काम नहीं, चल 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 भीतर, ये ऐसा करते हैं। कैसे यार बच्चा करेगा? बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो जब तक का यार ये वर्ल्ड व्यू चेंज नहीं होगा, लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और थोड़ी गवर्नमेंट ही यार थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ी कोर्सेज ही चला दे, छोटे ही चलाए थे। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर हम आपकी जो लास्ट प्रोड्यूस की हुई फिल्म है समोसा इन सन्स है, तो उसके थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बताओ किस तरीके के रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक कमर्शियल टाइप का पहला शूट यहाँ पर को उस तरीके का भी था वहाँ पर को। यार ये ऐसा था, इसकी भी एक लंबी कहानी है। 2016-17 में मुझे एक धामी जी करके यहाँ पे वीसी होते थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, उससे पहले वो प्रोफेसर थे, तो वो मुझे जानते थे, उनको पता था ये नाटक वाटक करता है करके। तो एक दिन वो मेरे को टकरा गए जब वो वीसी थे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। बोले यार राजेश, तुम लोग तो इतने टैलेंटेड हो, इतने क्रिएटिव हो, और इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहाड़ के लिए भी कुछ करो। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप, पहाड़ के लिए क्या करना है? बोले यार मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, तुम उसमें विजिटिंग फैकल्टी आ जाओ। मैंने कहा सर पागल हो गए हो, मैंने 30 साल पहले पढ़ा है, मैं सब भूल गया हूँ। मैं अब कहाँ, वो बच्चे इतने वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, और आजकल यूट्यूब वगैरह आ गए, उनको सब होता है, एक शब्द आप गलत नहीं बोल सकते हो। अभी मुँह से कुछ गलत निकल जाओ, मेरी काट खड़ी कर देंगे, वो कहेंगे ये साले टीचर को कुछ नहीं आता है, अनपढ़ है ये। मैंने कहा अब मेरी उम्र नहीं रह गई यार कि मैं फिर से दोबारा वो किताबें पढ़ूँ और वो पढ़ूँ, इनको पढ़ाऊँ। कहाँ मानने वाला वो आदमी ने क्या इधर उधर से वो करके वो कोर्स शुरू कर दिया। अब मेरे पीछे ख्यात पड़ गया वो कि तू गेस्ट फैकल्टी पढ़ा करके। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया हमने। अब मेरी भी मजबूरी हो गई, फंस गया मैंने कहा यार चलो, अब ये ब्लैकमेल भी कर रहा है, कह रहा है यार ये पहाड़ के लिए कौन करेगा, तुम नहीं करोगे, तुम लोग ऐसा। मैंने कहा देखो यार जितना भी टाइम होगा मैं दूंगा, अब ये मत सोचना कि मैं 24 घंटे तुम्हारे पीछे, ये मेरे भी अपने 100 चीज़ें काम होते हैं। फंस गया यार, फिर इमोशनल आदमी भी, अब बच्चों की जिम्मेदारी ले ली तो कुछ सीखना भी चाहिए इन्होंने। अब वो बच्चे जब आए तो अब हम तो फिल्म स्कूल में पढ़े लोग हैं, जहाँ 6 बच्चे पूरे कंट्री से ले रहे हैं, क्रीम ऑफ द कंट्री आ रहा है। अब ये बच्चे देखे तो यार इनका आईक्यू लेवल बड़ा साला नीचे हुआ। तो यार अब करो क्या, कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए इनके साथ। तो मैंने कहा यार ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बच्चे हैं, इनके साथ मैं राइटिंग में काम करता हूँ, तो मे भी इनमें से कोई हिंदी अच्छा लिख लेते हैं तो ये कोई अच्छा राइटर बन जाएगा। जिसमें से तिरवा हो गया, किंसुक हो गया, ये लोगों ने काफ़ी अच्छी राइटिंग, ये सब मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। अब जब मैंने ये पढ़ाना वहाँ शुरू करा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार हम वैसे ही वो हैं, तो थोड़ा सा इनका एक्सपोज़र भी तो बढ़ना चाहिए, इन बेचारों का एक्सपोज़र भी तो होना चाहिए, इनको पता तो चलना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या था, मैं एफटीआई का इतना सीनियर आदमी था और सब मेरे जूनियर एफटीआई की एक अपनी लॉबिंग होती है, तो पूरे कंट्री में मतलब जितने भी फिल्म स्कूल हैं वहाँ पढ़ाने वाले सब हमारे एफटीआई के ही होते हैं। तो मैंने सबको फ़ोन नंबर इकट्ठा करे, एक लाइन से सबको फ़ोन करा मैंने। तो सबने कहा यार कागुदा कैसी बात कर रहे हो आप हमको ऑर्डर करो, हम भेज देंगे। मैंने कहा यार 2-2 बच्चे तो अपने अपने स्कूल से भेज दो, इनको मैं आने जाने का 3 टायर एसी का किराया दूंगा, क्योंकि मेरे पास बजट है नहीं, वो है नहीं, फ्लाइट का मैं दे नहीं सकता हूँ, रहने खाने का मैं यहाँ इंतजाम करूँगा, 2-2 बच्चे भेज दो, 3 दिन का फेस्टिवल मैं करने की सोच रहा हूँ, स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल। मैंने कहा ये फेस्टिवल होगा, ये देखेंगे बच्चे, अपनी फिल्म लेके आएंगे। कौतिक वॉज ए स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल, कौतिक स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल, इट वॉज इनिशियली ए कौतिक स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल। तो हमने, बच्चे आए, इन्होंने बच्चों से सीखा, जो भी हुआ इंटरेक्शन हुआ, इनको पता चला ये एफटीआई वाले ऐसे फिल्म बनाते हैं, सारे एफटीआई वाले ऐसे बनाते हैं, ये केरला वाले ऐसे फिल्म बनाते हैं, असम वाले ऐसे बनाते हैं, रोहतक वाले ऐसे बनाते हैं, ये दिल्ली वाले ऐसे बनाते हैं। तो मतलब 100-150 बच्चा आता था। वो अब 2 साल हमने ये कोर्स किया, फिर उसके बाद वीसीसी बदल गए, फिर उन्होंने कोर्स बंद कर दिया। ठीक है,
अब कोर्स बंद कर दिया तो मैंने भी शालिनी से कहा यार चल मेरा तो झाड़ गया ये साला, मैं ज़बरदस्ती गलत फंस गया था। अब मैंने जो सेकंड ईयर था वो कैसे मरते तरते कंप्लीट करा। मैंने कहा यार आदमी नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों के करियर का सवाल है। और बच्चे अब अच्छा करने लगे हैं, देखो इंटरनेशनली भी अब लोगों का क्लेम मिलने लग गया। वही बच्चे हैं, अब टाइम भी हो गया, 17-18 के बच्चे हैं पास आउट, उन्हें टाइम भी हो गया काम करते करते, अच्छा काम कर रहे हैं बॉम्बे में। तो फिर इन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने शालिनी से कहा यार मेरा झाड़ गया। तो शालिनी बोली यार तू पागल है, तो तूने जब ये इतना वो कर ही रखा तो इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बना दे। मैंने कहा वो तो बना देंगे, बड़ा पैसा कहाँ से लाएंगे। 1 साल ONGC ने स्पॉन्सर किया, 1 साल LIC ने स्पॉन्सर किया जब स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है कुमार। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि एक भदौरिया जी अनमोड़े के DM थे, वो बंगाली आदमी था, उसको बड़ा पसंद था ये वो। उनने कहा यार काकू भाई फेस्टिवल करो तो, और नई जगह करो। कहाँ? ये मारचूला, जिम कॉर्बेट में, मारचूला रामनगर करो। मैंने कहा सर मैं तो कर दूँ, पर तुम्हें रहने खाना खाली जैसे थोड़ी था। उन्होंने कहा तुम इसका टेंशन मत लो। इसने मेरे को एक रिजॉर्ट वाले से मिला दिया। वो बड़ा मतलब उसका कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होगा ना, वो भी आर्ट डायरेक्टर वगैरह कुछ बनना चाहता था कुछ, अब वो उसमें था, उसका एक फ्रस्ट्रेशन होगा, उसको बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट ठहरा। उन्होंने कहा सर जी आप क्यों चिंता कर रहे हो पैसे ऐसे की। मैंने कहा यार मेरे को बड़ा बुरा लगता है। अभी वो कहने लगा तुमको क्या बुरा, मेरी इतनी पब्लिसिटी हो रही, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होती है, सब मैं करूँगा। तो 3-4 साल हमने वहाँ फेस्टिवल किया। उसके बाद हम इनसे भी चढ़ गए, हमने कहा बहुत हो गया एक जगह, अब बदलते हैं लोकेशन। अब फिर हम चल दिए वहाँ को। लास्ट ईयर वो एक बाबा जी मिल गए हमको, परमार्थ वाले। मैंने कहा गुड्डू ये भी देख के थे। तो उसमें कुछ फिल्म वाले कहने लगे यार ये फिल्म वाली परमार्थ में ठीक नहीं है। हमने कहा यार चलो ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं, साला स्पिरिचुअल उत्तराखंड को एज ए स्पिरिचुअल वो बेचते हैं साले को। तो हमने वो परमार्थ वाले ने कहा आप टेंशन मत लो, वो अरबपति आदमी, उसके करीब 1,500 कमरे हैं उसके पास, और पीछे के साइड ये ऐसी लोकेशन है आप पागल हो जाओगे, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास उसके कमरे हैं देखने लायक पीछे, और क्या लोकेशन है, बिल्कुल जंगल के अंदर जैसा लगता है वो। तो हमने 1 साल वहाँ करा फेस्टिवल। वो बाबा हम पे फिदा इतना हो गया, वो कहने अठारह सर आप हर साल यही करोगे। फिर लास्ट ईयर हमने कहा यार अब पैसे ऐसे का कुछ होने रहे, कहा जाए। हमने कहा अपने ही सर सबसे बढ़िया है, जो भी है लड़ मरेंगे ये कमिश्नर से, तो कमरे हमरे का करेंगे। तो कमिश्नर के पीछे पड़े, उसके पीछे पड़े, तो हमको सब ने 2-2 कमरे दिए। जैसे मन्नू महारानी में 2 कमरे थे, नैनी रिट्रीट में 2 कमरे थे, विक्रम विंटेज में 2 कमरे थे, ऊपर स्विस में 2 कमरे थे, अर्ल स्क्वाड में 2 कमरे, तो सब ने बलरामपुर में 2 कमरे, तो ना जितने भी पॉज थे। तो हमारे जो अच्छे, क्योंकि फिल्म मेकर्स हैं ना, वो सारे डायरेक्टर फरीक्टर बड़े लोग आते हैं ना, तो हम जैसे कहीं घुसा नहीं सकते। और जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको करीब 50-55 रूम्स हैं वहाँ हर्मिटेज में, तो वो स्टूडेंट्स का उनका वहाँ रहने का कर दिया था। तो लास्ट ईयर में यहाँ के लिए हमारे साथ वही प्रॉब्लम होती है कि वो हमको इतने 150-200 लोगों का रहने खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है। और खाने में भी फिर ऐसा होता है कि यार कुछ भी दाल भात नहीं खिला सकते हैं, नॉन वेज भी चाहिए, वो भी चाहिए, 2-3 किस्म का नॉन वेज, ये खाना वो खाना, एक वो डेकोरम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फिल्म मेकर जो बाहर से आते हैं, मतलब विदेश से भी लोग आने लगे हैं ना अब तो। जैसे लास्ट ईयर वहाँ से लोग आए थे हमारे वहाँ, ब्राज़ील से। वो ब्राज़ील वाला इतना खुश हो गया, उन्होंने कहा भैया स्टूडेंट हम एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। वो ये दून फिल्म स्कूल है देहरादून में, उसके बच्चे उसने अपने खर्चे में वहाँ बुलाए ब्राज़ील। उससे पहले वो वहाँ से वो आ गए, ईरान वाले आ गए। अब ईरान के हिंदुस्तान के वो हैं, वो साले उनको वीज़ा नहीं दे रहे, तो वो नहीं आ पा रहे। तो अब कनाडा से एक मैडम है, वो अक्सर आ जाती है, वो अभी भी इंतज़ार में कि काकू टेल मी द डेट। रोज़ कहती है वो कहाँ से डेट, यहाँ कटोरा लेके बैठा काकू, कहाँ कुछ पता ही नहीं है, होगा भी नहीं होगा फेस्टिवल। जो हम बात कर रहे थे समोसा एंड सन्स की, जो समोसा एंड सन्स, क्योंकि जब हमको आप एज ए प्रोड्यूसर उसमें काम कर रहे हैं, उसके आपके कैसे एक्सपीरियंस है? सर देखिए, हमको लगता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पर तो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ। अब मैं बहुत ज़्यादा ये फेट और डेस्टिनी में बिलीव करने लगा, क्योंकि मे बी आई बिलोंग टू सच अ रिस्की काइंड ऑफ प्रोफेशन।
ऐसा हुआ, कोविड का टाइम था, अब 2 साल में पढ़ा चुका था बच्चों को 17-18 में, और ये अभी हमने करी है फिल्म। तो ये बच्चों को करीब 10-15 साल का 5-7 साल का या 6-7 साल का जो भी था, एक एक्सपीरियंस हो गया था इंडस्ट्री में काम करते हुए। कोविड के होने की वजह से ये बेचारे सब अपने घरों को वापस आ चुके थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। तो ये तिरवा और किंसुक मेरे पीछे पड़े, बोले यार काकुदा ऐसा है, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप जुड़ोगे तो सब जुड़ जाएंगे। मैंने कहा देखो यार, अगर फिल्म बनाने की सोच ही रहे हो तो हमको एक छोटे बजट की छोटी सी फिल्म सोचनी चाहिए, जो हम 40-50 लाख में या कम से कम बजट में बना लें। तो ये लोग उस बीच कहीं, ये जहाँ वो टी गार्डन्स का है पहाड़ में, इधर बेड़ीनाग की साइड कहीं, ये कुछ एक जयपुर से कोई बंदा अंदा आया था, वहाँ कुछ शूटिंग कर रहे थे, और ये प्रोड्यूसर कुछ खड़िया वाले कुछ लोग थे इनके। तो ये बड़े खुश हो गए, इन्होंने कहा सर वो कह रहे हैं कि हम पैसा लगाएंगे और अब फिल्म बनाते हैं। मैंने कहा कितना पैसा लगाएंगे? बोले यार वो 25-30 तक लगा देंगे। मैंने कहा चलो यार 25-30 ये लगा देंगे, तो कुछ इधर उधर से बात करते हैं, कुछ करते हैं। अब हमने करें क्या? तो एक दिन ऐसे ही मैंने संजय मिश्रा जी को मैं स्ट्रगल टाइम से जानता था, मैंने कहा यार ये बंदे को एक बार ट्राई करता हूँ, मे बी ये तैयार हो जाए। तो मैंने फ़ोन किया, ये लखनऊ आ रहा था फ़्लाइट से, पता नहीं क्यों आ रहा था। तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले मेरा इसका फ़ोन लग पड़ा, ये फ़ोन उठाता नहीं है कभी, बड़ी मतलब होगा वो हमारा सितारे, उसने उठा लिया फ़ोन, अपना फ़ोन। मैंने कहा यार संजय भाई, एक मैं कुछ ऐसा है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें करो, अगर आप करोगे। बोला एक बात सुन, कल से डेट ले ले, मैं लखनऊ पहुँच गया हूँ और 20 दिन की डेट देता हूँ, और 20 दिन में फिल्म ख़त्म कर देना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, फिर घुस लेता। मैंने कहा यार संजय भाई कैसी बात कर रहे हो, ये मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर, ये जून जुलाई का टाइम है, इतनी बारिश में कहाँ शूट करूँगा, कैसे शूट करूँगा, और कोई मैं फुल टाइम प्रोड्यूसर थोड़ी है, पैसा कहाँ से लाऊँगा, पैसा चाहिए होता है इसमें। बोला कर सकता है तो कर, नहीं कर सकता तो नहीं कर। मैं घर चले गया, मैंने शालिनी से ऐसा कहा, शालिनी बोली पागल, वो इतना बड़ा स्टार है, वो बिना पैसे के लिए तेरे लिए काम करने को तैयार है, 20 दिन की तेरे को डेट दे रहा है, खुद अपने खर्चे से आ रहा है, और तू कह रहा मैं कहाँ से करूँगा? करना कुछ कोशिश कर, हो बना फिल्म। मैंने तिरवा भाई लोगों से कहा, इन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, हमने इसको पोर्ट दिया है, फलाना है, 30 लाख पक्के हैं, ये वो। हमने संजय मिश्रा से कहा ठीक है तुम वहाँ से आ जाओ, हम जा रहे हैं, हम चल दिए वहाँ को। कहाँ? वो नहीं, टी गार्डन वाला इलाका, हम चल दिए बेड़ीनाग, जहाँ ये फिल्म शूट होनी थी, जहाँ ये लोग गए हुए थे, और इन्होंने कहा यहाँ प्रोड्यूसर है वो है, हम वहाँ पहुँच गए। उसने हमको पहले दिन लोकेशन दिखाई, बड़े खुश हम भी इधर उधर, दूसरे दिन भी लोकेशन दिखाई, तीसरे दिन वो मुकर गया आदमी। संजय मिश्रा लखनऊ से चल चुके हैं। इसका दूसरा एक प्रोड्यूसर जो थे वो आनंदनीर शर्मा थे, वो हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने कहा सर ऐसा है 8-10 लाख रुपए में लगा दूंगा। हमने कहा चलो 30 ही लगाएगा, 10 ही लगाएगा, 40-50 कुछ हम करेंगे तो 50-50 में बन जाएगी फिल्म। आनंदनीर का फ़ोन आया, मैं भीमताल तक पहुंच चुका हूं सर, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया हुआ पंचर हो गई, तुम वहीं खड़े रहो। ये प्रोड्यूसर भाग गया है। संजय मिश्रा वहाँ से चल चुके हैं लखनऊ से गाड़ी में। तुम ये बताओ, तुम तो कंस्ट्रक्शन बिल्डर सब कुछ हो, तुम्हारे पास मुक्तेश्वर में कुछ है? बोला वहाँ पे मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें इतने फ्लैट हैं, वहाँ है, मैं वहाँ रहने का जुगाड़ कर सकता हूँ।
मैंने कहा तुम कितने पैसे लेके चले हो? बोला 8-10 लाख रुपए मेरे पास हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम सीधे वहाँ चले जाओ और वहाँ रूम वूम खोल के तैयार कर दो, हम रातों रात वहाँ आ रहे हैं। 4 बजे मैं 5 बजे मैं वहाँ से चला हूँ बेड़ी नाक से ये जिंग बैंग को अपना लेके, और मैं सुबह वहाँ पहुँच गया हूँ मुक्तेश्वर। 2-4 घंटे सोया, उसके बाद तब तक संजय मिश्रा के आने का टाइम हो गया है। अब साहब ना रहने को जगह है ना कुछ है, अब संजय मिश्रा रहेगा कहाँ? वो तेरी ये जो सूट्स उसके बहुत अच्छे थे, वो जैसे नहीं होते वो सूट्स नहीं होते, बेडरूम विद अ ड्राइंग रूम एंड किचन, और किचनेट टाइप का इस टाइप के उसके करीब 15 बहुत अच्छे रूम्स थे। पर तो संजय मिश्रा ऐसे बिल्डिंग में नहीं रहेगा, वो तो स्टार है। तो किसी ने मेरे से कहा सर यहीं पे ये कुछ है, वो बेस्ट है शायद, बेस्ट इसका एक रिजॉर्ट है, इसका अच्छा रिजॉर्ट है, आप इससे बात करिए शायद ये मान जाए। अब हम बेस्ट के पास गए। बेस्ट बोला यार इतना इतना पैसा लूँगा, ये लूँगा। हमने कहा देख भाई मेरी लड़की की तो शादी नहीं है, हम पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं, जितना मिनिमम कर सकता है वो कर, जो भी है वो कर, हम वो कर नहीं करेंगे, ठीक है। अब संजय मिश्रा आ गए, हमने संजय मिश्रा को उसके वो हट्स थे, वो वुडन हट्स थे, उसमें संजय मिश्रा टिका दिए इधर पे, वो दूसरा जो बंदा था उसको टिका दिया, वो 2-3 एक्टर जो थे वहाँ टिका दिए, उनका खाना पीना ये वो ठीक। अब संजय मिश्रा वहाँ आए, वो आए तो वहाँ अब भैया पूरे कुमाऊँ से पहाड़ से सब लोग आने लगे। वो बिस्ट ने मेरे हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा यार दाजू कोविड का टाइम है, डीएम हीएम सबकी मैं आँख में हूँ, जो तुम्हारे इतने लोग आ रहे हैं, ये मेरा होटल सील कर देंगे, तुम अपने संजय मिश्रा को जहाँ ले जा सकते हो ले जाओ। यार ये जो फिल्म शुरू नहीं हुई है, संजय मिश्रा को इन्होंने निकाला लो यार। मैंने कहा यार संजय भाई तुम यहाँ रहोगे? बोला तुम मेरे को चूतिया तो बता। मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ। तो शालिनी ने अपने फ्रेंड को एक को फ़ोन करा, ममता धामी करके है, उसका हस्बैंड LIC में है, उसका एक ड्यूप्लेक्स था, बहुत शानदार ड्यूप्लेक्स था। वो बेचारी थोड़ा सा रेडी हो गई, उसने कहा ठीक है मेरा वहाँ सर्वेंट है वो है, आप वो ड्यूप्लेक्स की चाबी ले लीजिए, उस सर्वेंट के पास है। संजय मिश्रा को ड्यूप्लेक्स दिखाया, उसको पसंद आ गया, और वो क्योंकि खाना ना भी बनाना इंजॉय करता है, वो वहाँ रम गया। अब संजय मिश्रा को हमने कहानी बताई, हमने कहा तुम भी आ गए, सब कुछ आ गए, रहने का भी हो गया, हम भी ना, हमारे पास पैसे हैं, ये 8-10 लाख रुपए इसके पास हैं और हमने अब फिल्म बनानी है और स्क्रिप्ट भी है, और ना हमारे पास कोई लोकेशन है, ना हमने लोकेशन देखी, हमको कुछ पता नहीं है क्या है। तो बोला यार काकू ऐसा है, तुमको कितना दिन लगेगा? मैंने कहा यार 3-4 दिन तो लगेंगे लोकेशन फोकेशन फाइनल करने में। बोला तुम लोकेशन देखो अपनी 4-5 दिन, मैं स्क्रिप्ट में बैठता हूँ इनके साथ, बच्चों के साथ, ये वर्कशॉप जैसी बच्चों के साथ लगेगी। वो सुबह 9 बजे अपने तैयार होकर बैठ जाता था और शाम को 8 बजे तक का स्क्रिप्ट में काम चलता था इनका, और मैं दिन भर लोकेशन ढूंढता था, लोगों के हाथ पांव जोड़ता था, यार एक बंगला चाहिए, एक वो चाहिए, एक मकान चाहिए, एक वो चाहिए, ये लोकेशन वो लोकेशन सब। फिर कुछ अपने मित्र लोग थे FTI के, वो लोग आ गए, वो साले आर्ट डायरेक्शन वाले, वो सब खाली थे, वो 10-12 जने आ गए, वो आर्ट डायरेक्शन वाले। उन्हें कहा काऊदा बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आर्ट डायरेक्शन हम कर देंगे। मैंने कहा अबे साले 12 लोगों को खिलाऊंगा कहाँ से, तुम सब तो कर दोगे। अब वो कहाँ मानने वाले, वो बोले तू टेंशन मत कर, हम एक कमरे में सब रह लेंगे। वो 12 जने एक कमरे में घुस गए, ठीक है, 12 जने एक कमरे में सोने वाले थे, वो जमीन में, और दिन भर रात भर वो सेट बनाने वाले हुए। अब उन्हें एक कारपेंटर चाहिए, एक मैसन चाहिए, क्योंकि वो भट्टी हट्टी बननी थी, वो जो दुकानों के बोर्ड बनने थे वो बनने थे, ये बनने थे। अब उस गांव में ना मैसन मिले, ना प्लम्बर मिले, ना वो मिले, अब काम कैसी हो।
फिर क्या था कि मैं नैनीताल का ही था, तो फिर मैंने एक आध लड़के भेजे नैनीताल, वहाँ से प्लम्बर और मैसन लेके आया। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती थी, जो मैं आपको डिफ़िकल्टीज़ की बात बता रहा हूँ, वहाँ टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है, पानी नहीं आता। और रोज़ हमारे प्रोडक्शन वाले रात को टैंकर भरना भूल जाते थे, वो खा पी के सेट हो जाते होंगे। सुबह 7 बजे की शिफ्ट जैसे ही रखो तो लोग चिल्लम चिल्ली कि भैया पानी नहीं है और ये है, कैसे फ्रेश हो जाएं, ये हो जाएं। तो वो रोज़ का घिपला रहता था पानी को लेके। एक प्रॉब्लम ये रहती थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि वहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। हमारी तो जनरेटर्स ये वो सब पेट्रोल में चलते हैं, डीजल पे चलते हैं। तो हमने एक पूरा एक वो जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं वो, छोटा वाला पिकअप में वो जेरिकन रख के रोज़ भवाली भेजते थे, वहाँ से वो भर के रोज़ डीजल लाता था। भवाली केवल वहाँ पेट्रोल पंप है, समझे। ये हमारे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता था वहाँ काम करने में। और फिर फिल्म तो आप लोगों ने देखी, जो भी थी जैसी भी थी।